कल मंडे है और मैं कल सबके एपिसोड यूट्यूब पे डालूँगा। आपको इसमें बाकी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा कैसे क्या करना है। कल ज्वाइन कर लो। आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। सागा सीरीज़ ऐप है, SAGASERIESE स्पेलिंग है, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखो। बाकी मैं बता दूँगा कहाँ पर कहाँ से कैसे अपलोडिंग है। सारे सीरीज़ के एपिसोड वहीं पर आपको देखने को मिला करेंगे और यूट्यूब पे भी आते रहेंगे। यूट्यूब पे जैसे मैं डालता हूँ वैसे ही आएंगे, बट वहाँ पर आपको विदाउट मिसिंग बैक टू बैक अपलोडिंग होती रहेंगी। 2-2 3-3 एपिसोड में डालता रहूँगा। नया ऐप है इसलिए बाकी सीरीज़ के भी एपिसोड आपको नई नई मिल जाएगी। सीरीज़ मैरिड टू ड्रैगन प्रिंस मिल जाएगी और 2 सीरीज़ और नई वो मिल जाएंगी। ड्रैगन नोट सीरीज़ का एपिसोड बाकी शाम तक अपलोड होगा। एक अभी अपलोड हो रहा है, बाकी 7-8-9 बजे तक बाकी 2 एपिसोड आ जाएंगे और सारे स्टोरीज़ के एपिसोड आएंगे। न्यू सीरीज़ हम लोग ने अपलोड कर दिया है, लिंक कम्युनिटी टैब में प्रोवाइड की गई है। नाम है फोर्स्ड वीक हस्बैंड, माई फोर्स्ड वीक हस्बैंड नाम है इसका। लिंक हम लोग ने कम्युनिटी टैब में डाला हुआ है। शैडो FM चैनल पर अपलोड किया गया है, हमारा ही चैनल है और ये रेगुलर 1 घंटे का एपिसोड इसका आता रहेगा डेली। स्वर्गदूत कबीले के बुजुर्गों के चेहरे काले पड़ गए थे, उनकी आंखों में ठंडी चमक लगातार झिलमिला रही थी। उनमें से एक ने अंकित को घूरते हुए कहा कि एल्फ एम्परर, क्या तुम एंजल क्लैन के विरोध में खड़े होना चाहते हो? अंकित ने शांत किंतु अडिग स्वर में कहा कि दुश्मनी की बात कहाँ पर, शुभम न केवल उसका दामाद है बल्कि पूरे एल्फ क्लैन का महान उपकारी भी है और उसकी उपस्थिति में कोई उसे मार ही नहीं सकता। उसने ठंडे स्वर में कहा कि एंजल क्लैन आखिर किस कारण से उसे मारना चाहता है, क्या उचित कारण है, इसका उत्तर भी उसे चाहिए। एंजल क्लैन के बुजुर्ग कुछ क्षणों के लिए बोलते ही नहीं बने, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से ये कैसे कहते कि शुभम गैबर्ट का प्रतिद्वंद्वी है इसलिए उसे मारना चाहते हैं। ये बात शर्मनाक भी होती और कमजोर भी दिखाती। एक क्षण बाद एंजल एल्डर ने फिर पूछ लिया कि क्या एल्फ एम्परर सचमुच हस्तक्षेप करने पर अड़ा है? एल्फ किंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा कि बिल्कुल वह अवश्य हस्तक्षेप करेगा। शिवम ने होली ट्री सीड पाया था और उसके कारण एल्फ क्लैन को पुनर्जागरण की आशा मिली थी। वह देखते हुए उसे मरने नहीं देगा। एंजल एल्डर का चेहरा और भी कठोर हो गया। उसने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा कि अच्छा, बहुत अच्छा, एल्फ क्लैन का हौसला सचमुच बहुत बढ़ गया है। पर वास्तविकता ये थी कि वे यहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सामने खड़ा एल्फ किंग उस स्तर का अस्तित्व था जिसे एंजल क्लैन के कुछ साधारण एल्डर छू भी नहीं सकते थे। तभी एक अन्य एल्डर ने पहले एल्डर के कान में धीरे से वाणी संदेश भेजा और फिर दोनों ने अपने पीछे खड़े 2 युवा एंजल्स को संकेत दिए। दोनों युवकों की आंखों में तुरंत ठंडी हत्या की चमक उभर आई। उनमें से एक आगे बढ़ा और शिवम की ओर देखते हुए बोला कि शुभम, सुना है तुम बहुत प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हो। हम दोनों एक ही युवा पीढ़ी के हैं, क्या तुम्हें मुझसे लड़ने की हिम्मत है? एल्फ किंग इस बात पर थोड़ी देर के लिए भौहें चढ़ा बैठा। युवा पीढ़ी के बीच का द्वंद्व वह रोक नहीं सकता था, नहीं तो एंजल क्लैन कह देता कि एल्फ एम्परर युवा प्रतिभाओं को दबा रहा है और छोटे पर बड़ा होने का दोष लगाता। एंजल क्लैन स्पष्ट रूप से जानता था कि एल्डर स्तर से वे शिवम को नहीं छू सकते, इसलिए उन्होंने युवा प्रतिभा के नाम पर उसे चुनौती देने की चाल चली थी। युवा एंजल लगातार आगे बढ़ रहा था और शिवम को उकसा रहा था कि क्या वह डरता है, क्या वह गैबर्ट के एक साधारण अधीनस्थ से भी डरकर पीछे हट जाएगा। कई एल्व्स असंतुष्ट थे। वे मानते थे कि एल्फ एम्परर को एंजल क्लैन को नाराज नहीं करना चाहिए था। उन्हें लगता था कि एक शुभम के कारण एंजल क्लैन से दुश्मनी मोल लेना मूर्खता है। वे यह बात जाहिर नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके मन में यह असंतोष स्पष्ट था। युवा एंजल ने अपमानित करते हुए कहा कि अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो घुटनों के बल गिरकर क्षमा मांग ले और खुद को खत्म कर ले, शायद वह उसे एक कुत्ते की जान की तरह छोड़ देगा। उसका सफेद चोगा हवा में लहरा रहा था और उसकी आभा इतनी तीखी थी कि कई लोग कांप गए। शिवम ने शांत ठंडे स्वर में कहा कि यदि लड़ना चाहते हो तो लड़ेंगे। एंजल क्लैन की लगातार गुंडागर्दी उसके लिए असहनीय हो चुकी थी और वह किसी से डरने वाला व्यक्ति नहीं था। एल्डर उससे नहीं लड़ सकता था, पर यह युवा अंग एल उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एंजल एल्डर ने एल्फ किंग की ओर देखकर व्यंग्य से कहा कि देख लिया न, ये युवा पीढ़ी की लड़ाई है। शुभम ने स्वयं स्वीकार कर लिया है, अब तुम्हें बीच में आने का कोई अधिकार नहीं। एल्फ किंग मौन रहा, क्योंकि सचमुच अब वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। तभी एल्डर ने अपने युवा अनुचर से कहा कि जय जाओ, शुभम का सिर काटो और गैबर्ट को सौंप देना।
जय ने आत्मविश्वास से सिर झुकाया। उसके शरीर पर सफेद रोशनी फैल गई और उसके पीछे अचानक 6 सफेद पंख प्रकट हुए। ये सेराफम था, एंजल क्लैन की अत्यंत प्रतिभाशाली श्रेणी। जय ने क्रॉस आकार की होली स्वॉर्ड बुला ली और घमंड से कहा कि केवल एक वार में वह शुभम का सिर काट देगा। अगले ही क्षण वह सफेद तलवार प्रकाश बनकर आकाश से शिवम की गर्दन पर वार करने को उतरा। इतने में शिवम भी बिजली की तरह हिला, उसका शरीर वायु की तरह हल्का हो गया और उसने चाकू जैसी तेज हथेली से प्रत्याक्रमण किया। दोनों के बीच भयानक टक्कर हुई और सभी के सामने जय की चमकती तलवार रोशनी टूटने लगी, फिर पूरी तरह फटकर बिखर गई। जय हवा में उल्टा उछला, उसके मुंह से खून की धारा निकली और उसके शरीर पर जगह जगह दरारें उभर आईं, जैसे टूटी हुई भारत मिट्टी हो। पूरा क्षेत्र स्तब्ध रह गया। एंजल क्लैन का अभिमानी युवा, जिसे वे अनडिफीटेबल कहते थे, एक ही वार में परास्त हो गया। शिवम ने शांत स्वर में कहा कि इतनी सी ताकत और इतना घमंड एंजल क्लैन को देखकर यही लगता है। उसकी नज़र में जय अत्यंत साधारण था और वास्तव में उसकी लड़ाकू क्षमता एल्फ क्लैन के जैक से भी कम थी। शिवम और जैक की पिछली लड़ाई के अनुभव से उसे साफ महसूस हुआ था कि जैक की शक्ति जय से कहीं अधिक प्रबल थी। इसीलिए उसे बिल्कुल स्पष्ट था कि जय एंजल क्लैन का कोई सर्वोच्च प्रतिभावान नहीं था, बल्कि सिर्फ एक साधारण स्तर का जीनियस था। ये भी स्वाभाविक ही था। एंजल क्लैन यद्यपि पूरे ब्रह्मांड की शीर्ष 10 जातियों में शामिल है, पर वह उनकी सामूहिक शक्ति और सामूहिक प्रतिभा के आधार पर है। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके हर युवा योद्धा दूसरे कबीलों के शीर्ष प्रतिभाशाली योद्धाओं को कुचल सकते हैं। कई जातियों के सर्वोच्च प्रतिभाशाली युवा आसानी से एंजल क्लैन के सामान्य प्रतिभाओं को हरा सकते हैं। जैक उनमें से एक था। वहीं जय एंजल क्लैन के शीर्ष में शामिल नहीं था। शिवम की अवहेलना से जय की आंखों में अपमान और क्रोध एक साथ जल उठे और उसके मुंह से खून की एक और धारा फूट पड़ी। एंजल क्लैन के दोनों एल्डर का चेहरा और भी अधिक काला पड़ गया। तभी उनमें से एक एल्डर ने अपने दूसरे युवा आश्रित की ओर देखा और आदेश भेजा, रामू तुम जाओ। रामू नाम का 8 पंखों वाला युवा एंजल आगे आया। वह शिवम के सामने आकर बोला कि अब उसका प्रतिद्वंद्वी वह है। उसके 4 जोड़ी पंख खुलते ही चारों ओर का वातावरण सफेद दिव्य प्रकाश में डूब गया। डिवाइन एम्परर का द्वितीय स्तर और 8 पंख, यह एंजल क्लैन में उच्च प्रतिभा का प्रमाण था। कई एल्व्स के मन में एक ही विचार उठा कि यह कितना शर्मनाक है कि एक डिवाइन एम्परर द्वितीय स्तर का योद्धा एक खुशी एम्परर से लड़ने आया है। लेकिन वे यह बात मन में ही रखते, एंजल क्लैन को नाराज करने का साहस उनमें से किसी में नहीं था। रामू के शरीर पर भी क्रॉस आकार की डिवाइन होली स्वॉर्ड प्रकट हुई और उसने ठंडे स्वर में पूछा कि क्या शिवम उससे लड़ने का साहस रखता है। शिवम ने शांत स्वर में कहा कि वह न केवल लड़ने का साहस रखता है, बल्कि आशा करता है कि रामू उसे निराश न करे। उसके भीतर कोई भय नहीं था, क्योंकि वह पहले भी एंजल क्लैन की धौंस देख चुका था और भविष्य में भी उनसे भिड़ंत होना तय था। इसलिए अब एंजल क्लैन की वास्तविक क्षमता को समझना उसके लिए एक अवसर था। 8 पंखों वाला एंजल क्लैन में ऊंचे दर्जे का माना जाता है, क्योंकि 10 या 12 पंख वाले एंजल्स तो अत्यंत दुर्लभ होते हैं। रामू ने उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ अपने 8 पंख फड़फड़ाए और सफेद प्रकाश की रेखा बनकर शिवम पर टूट पड़ा। इतनी तेज गति की कई लोग प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए थे कि उसकी तलवार की रोशनी शिवम की गर्दन पर आ रही थी। उसी क्षण शिवम ने भी गति बदली, उसकी हथेली चाकू की तरह तेज हो उठी और सीधा प्रत्याक्रमण किया। प्रचंड विस्फोट हुआ, धरती कांप उठी और दोनों योद्धा एक झटके में पीछे हट गए। पहली टक्कर बराबरी पर रही। रामू का चेहरा और ठंडा हो गया। उसने गति को चरम पर पहुंचा दिया और बिजली सी चमक में लगातार शिवम पर हमले करने लगा। उसकी तलवार की सफेद चमक पूरा आकाश ढंक रही थी। शिवम ने भी ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक और ग्रेट फ्रैगमेंटेशन टेक्निक को चरम सीमा तक पहुंचाकर प्रत्याक्रमण किया। दोनों की टक्करें लगातार गूंजती रहीं और एक पल में ही दर्जनों वारों का आदान प्रदान हो गया। अचानक एक क्रोधपूर्ण गर्जना हुई और फिर एक शरीर दूर जा गिरा। वह रामू था। उसके होठों से खून झर रहा था। दर्जनों चालों के बाद वह पूरी तरह पिछड़ गया था। शिवम की हथेली के प्रहार ने उसे भीतर तक हिला दिया था। रामू की शक्ति कमजोर नहीं थी। डिवाइन एम्परर 2nd लेवल पर होने के बावजूद उसका हमला डिवाइन एम्परर 4th लेवल से मुकाबला कर सकता था और कई सामान्य डिवाइन एम्परर 4th लेवल को दबा भी सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि 1 वर्ष की लगातार मृत्यु सेक्ट रश साधना के बाद शिवम की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वह डिवाइन एम्परर रेल्म के बिल्कुल निकट पहुंच चुका था। वह वॉजी जो की 6 गुना शक्ति भी सक्रिय नहीं कर रहा था और फिर भी रामू को दबा रहा था।
एल्व्स तो पहली बार शिवम की वास्तविक लड़ाई देख रहे थे और स्तब्ध रह गए थे। एक क्वाज़ी एम्परर होकर इतनी दैत्य समान शक्ति, यह उनके कल्पना से परे था। एंजल क्लैन के एल्डर के चेहरे अब खतरनाक रूप से गंभीर हो चुके थे और उनकी आंखों में हत्या की चमक बार बार उभर रही थी। शिवम ने शांत भाव से कहा कि एंजल क्लैन का सामर्थ्य इतना ही है। उसके कदम जमीन पर पड़े और वह पहाड़ जैसे प्रहारों से रामू पर टूट पड़ा। रामू ने भी एक चीख के साथ अपनी एंजल वॉर बॉडी को सक्रिय किया। उसका शरीर प्रकाश में बदल गया, मानो वह मांस और रक्त नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का बना हो। एंजल वॉर बॉडी एंजल क्लैन की सर्वोच्च प्रतिभाओं में से एक थी, जिसे जन्म से प्राप्त होता है और जो सामान्य जातियों से कई स्तर ऊपर की शक्ति प्रदान करती है। रामू ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और फिर से शिवम पर टूट पड़ा। शिवम की आंखों में युद्ध ज्वाला भड़क उठी और उसी क्षण वॉजी जो कि 6 गुना शक्ति सक्रिय हो गई। उसका शरीर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। दाएं हाथ से चाकू जैसे प्रहार, बाएं हाथ से घूंसे दोनों मिलकर भयानक आंधी बन गए। कुछ और टकरावों के बाद रामू की गति टूट गई। फिर एक प्रहार ने रामू के एक पंख को चीर दिया, पंख से प्रकाश फटा और वह उल्टकर गिर पड़ा। इसके बाद दूसरा प्रहार उसके सीने पर पड़ा और उसका सीना फट गया। रामू चीखा और उसका हृदय उजागर हो गया। वह भी मांस का नहीं बल्कि एक चमकते प्रकाश गोले जैसा था जो तेजी से धड़क रहा था। फिर भी उसकी एंजल बॉडी उस पर प्रकाश के कणों के माध्यम से स्वयं को तेजी से जोड़ने लगी। शिवम मन ही मन दंग था कि एंजल वॉर बॉडी कितनी अद्भुत थी। कर्स पावर से घायल होने के बाद भी इतनी तेज रिकवरी असंभव है, लेकिन रामू फिर भी स्वयं को जोड़ रहा था। फिर भी चोट गहरी थी और उसकी शक्ति बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। शिवम ने आगे बढ़ते हुए गर्ज कर कहा कि अब इसे समाप्त करते हैं। रामू ने चीखते हुए विरोध किया कि उसका पराजित होना असंभव है। तभी उसके माथे से एक रजत क्रॉस उड़कर बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, उसके आकार में तत्काल वृद्धि हुई और उससे भयानक ऊर्जा लहरें निकलने लगी। उसी क्रॉस से एक चकाचौंध करती दिव्य किरण शिवम की ओर दागी गई। शिवम की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह किरण उससे घातक खतरे का आभास करा रही थी। रामू द्वारा निकाला गया रजत क्रॉस जब पवित्र प्रकाश बिखेरते हुए आकाश में तैरने लगा, तभी शिवम के भीतर अत्यंत प्रबल संकट की भावना उठी। ये स्पष्ट था कि यह रजत क्रॉस एंजल क्लैन का कोई सामान्य हथियार नहीं बल्कि एक भयानक मारक अस्त्र था। उसी क्षण शिवम गरज उठा कि दब जाओ। उसके कलाई से 3 ग्रेविटी बीड्स बाहर निकले और भयावह गुरुत्वाकर्षण की लहरें होली लाइट पर छा गईं। लेकिन होली लाइट ने मात्र एक बार कंपन किया और ग्रेविटी बीड्स की शक्ति को चीरते हुए उसी गति से आगे बढ़ता रहा। शिवम को साफ महसूस हुआ कि इस होली लाइट का आक्रमण डिवाइन एम्परर 6th लेवल के बराबर शक्तिशाली है। उसकी अपनी पूरी क्षमता भी ऐसे हमले को सीधे रोक नहीं सकती थी। जब सीधी टक्कर में वह रामू को दबा रहा था, तब रामू ने अपनी सबसे घातक तकनीक का उपयोग किया था। लेकिन ये भी सच था कि सिर्फ रामू के पास ही मारक अस्त्र नहीं थे। अगले ही क्षण शिवम के हाथों में एक मोती चमका, वायु बीड। उसके मन में विचार चलते ही ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक सक्रिय हो गई और प्रचंड तूफान के भीतर अनगिनत वायुधाराएं जन्म लेने लगीं। उसके नियंत्रण में वे हवा की धारियां विंड ब्लेड बनकर होली लाइट की ओर उड़ गईं। एक तीखी आवाज के साथ उन वायुधाराओं ने पवित्र प्रकाश को टुकड़ों में चीर डाला। शिवम की आवाज पवित्र मैदान में गूंज उठी कि शक्तिशाली हथियार का उपयोग करते हो। क्या तुम्हें लगा कि केवल तुम्हारे पास ही ऐसे हथियार हैं? उसी क्षण उसकी शक्ति और गहराई से वायु बीड के भीतर समा गई और समूचा तूफान एक विशाल टॉर्नेडो में बदल गया जो सीधे रामू की ओर बढ़ चला। रामू का चेहरा भय से विकृत हो गया। उसने अपनी सारी शक्ति सिल्वर क्रॉस में डाल दी। रजत क्रॉस पर्वत के समान विशाल होकर पवित्र प्रकाश बिखेरने लगा और टॉर्नेडो को दबाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही सिल्वर क्रॉस टॉर्नेडो से टकराया, वह तीव्र कंपन के साथ पीछे उछल गया। वायु बीड की शक्ति उससे कहीं अधिक थी। न वह रूपाली के एल्फ किंग बो के बराबर था, न प्रॉमिस द्वारा सुधारी गई शूलुओ स्वॉर्ड के, न डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट की रिस्टी आयन स्वॉर्ड के। डिवाइन एम्परर स्तर का होने के बावजूद रामू उस क्रॉस से केवल डिवाइन एम्परर 6th लेवल का आक्रमण ही निकाल सकता था और वायु बीड के सामने वह कुछ भी नहीं था। प्रचंड टॉर्नेडो ने सिल्वर क्रॉस को उछालकर रामू की ओर बढ़ना जारी रखा। रामू की आंखों में भय और निराशा छा गई। अगर वह इस टॉर्नेडो में फंसा तो तुरंत मर जाएगा। तभी एक एंजल एल्डर ने क्रोध से चिल्लाकर हस्तक्षेप करने की कोशिश की और शिवम को मारने के लिए शक्ति छोड़ी। लेकिन एल्फ किंग का दिव्य प्रकाश तुरंत प्रकट हुआ और एंजल एल्डर के हमले को बिना किसी प्रयास के रोक दिया।
एल्फ किंग ने शांत स्वर में कहा कि यह युवा पीढ़ी की भिड़ंत है, एल्डर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए वरना यह एंजल क्लैन की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। एंजल एल्डर क्रोध से कांप उठा, लेकिन एल्फ किंग की उपस्थिति में कुछ भी कर पाना असंभव था। उधर टॉर्नेडो तेजी से रामू को निगलने ही वाला था कि रामू ने भयभीत होकर एक जेड टैलिस्मन निकाला और चीखा कि मिस्टर गैबर्ट कृपया सहायता करें। उसके शब्द गिरते ही जड़े टैलिस्मन से तीव्र पवित्र प्रकाश फूटा और भयानक दिव्य आभा वातावरण में फैल गई। अगले ही क्षण आकाश से एक विशाल छाया प्रकट हुई। वह एक युवा पुरुष था, सफेद वस्त्रों और सफेद बालों के साथ, अत्यंत तेजस्वी, मानो आकाश की कृपा उसी पर सिमट आई हो। उसकी आंखें बिजली की तरह चमकती थीं। उसने एक नज़र शिवम पर डाली और फिर केवल एक उंगली तलवार की तरह आगे बढ़ाई और स्वर्ग को चीरती हुई एक तलवार प्रकाश छोड़ी जिसने टॉर्नेडो को पल भर में 2 भागों में काट दिया। रामू बच गया और अत्यंत उत्साहित होकर गैबर्ट का धन्यवाद करने लगा। एल्डर और अन्य एंजल डिसाइपल्स भी उत्साह से कांप उठे। गैबर्ट एंजल क्लैन के महानतम प्रतिभाओं में से एक, ब्रह्मांड के सुप्रीम हेवन स्प्राइट की सूची में दर्ज, इतना प्रसिद्ध कि उसकी बराबरी करना किसी के लिए सरल नहीं था। पर सभी समझ गए कि यह गैबर्ट का वास्तविक शरीर नहीं बल्कि उसकी डिवाइन प्रोजेक्शन या एक एवटा था जिसे जेड टैलिस्मन में सील करके भेजा गया था। एलिसन और उसके साथी पीछे खड़े प्रसन्नता से कांप रहे थे, वहीं रूपाली का चेहरा घोर अप्रसन्नता से भर गया। गैबर्ट की प्रकाश मूर्ति ने रामू को पीछे हटने का आदेश दिया और फिर अपनी विद्युतसी आंखें शिवम पर जमा दी। उनमें घोर हत्या की चमक जल रही थी। उसने कोई बात नहीं की और न ही कोई चेतावनी दी। वह सीधे गहन दिव्य प्रकाश में लिपट कर पवित्र तलवार बन गया और शिवम को काट डालने के लिए बिजली सी गति से आगे बढ़ा। एल्फ किंग की आंखों ने सब समझ लिया, लेकिन चूंकि गैबर्ट युवा पीढ़ी का सदस्य था, वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। गैबर्ट की तलवार प्रकाश शिवम को निश्चित रूप से मारने के लिए आ रही थी। शिवम ने ग्रेविटी बीड्स पूरी शक्ति से सक्रिय किए, लेकिन तलवार की गति रुकने के बजाय और अधिक तीव्र हो गई। उसने तुरंत वायु बीड को खींचकर ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक सक्रिय की और फ्लेम स्टॉर्म पैदा करके गैबर्ट की तलवार प्रकाश को रोकने की कोशिश की, पर तलवार प्रकाश ने फ्लेम स्टॉर्म को चीरते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। अंततः शिवम ने अपनी पूरी शक्ति से आर्मर त्वरित रूप से सक्रिय की। उसके हाथ में सिल्वर स्पेयर प्रकट हुई और उसने पूरी ताकत से उस चमकदार तलवार पर वार किया। भयानक विस्फोट हुआ और शिवम दूर जाकर गिरा। उसके मुंह से रक्त निकला, लेकिन उसके कर्स सेल्स पल भर में सक्रिय हुए और उसकी चोट तुरंत भर गई। उसके चेहरे पर अत्यधिक गंभीरता थी। गैबर्ट की शक्ति उसके अनुमान से कहीं अधिक भयानक थी। ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक अब निर्वाणा स्तर पर पहुंच चुकी थी और वायु बीड का बल भी अत्यंत उग्र था, फिर भी वह गैबर्ट की शक्ति को रोक पाने में असमर्थ था। गैबर्ट की तलवार रोशनी प्रचंड तूफानी ज्वार को चीरते हुए आगे बढ़ी। फ्लेम स्टॉर्म ने उसकी शक्ति का कुछ हिस्सा रोक लिया, लेकिन बची हुई शक्ति भी अत्यंत भयानक थी। इस समय शिवम केवल क्यू की शक्ति पर ही निर्भर कर सकता था। इस अवधि में क्यू ने एक बार फिर विकास किया था। पहले वह डिवाइन एम्परर ट्रिपल पर था, लेकिन धातु ग्रह को पूरी तरह पचाने के बाद वह डिवाइन एम्परर 4 स्टेज में प्रवेश कर चुका था। उसने वायु बीड द्वारा खींची गई धातु शक्ति से स्वयं को मजबूत किया था। आगे बढ़ने के लिए उसे लगातार नई धातुएं या शक्तिशाली हथियार निगलने होंगे। डिवाइन एम्परर 4 स्टेज तक पहुंचने के बाद उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि वह आसानी से डिवाइन एम्परर 6 का संहार कर सकता था। फिर भी गैबर्ट की तलवार की शेष रोशनी इतनी प्रबल थी कि क्यू की सहायता के बावजूद शिवम घायल हो गया। इससे स्पष्ट था कि गैबर्ट की वास्तविक शक्ति कितनी आतंककारी है। गैबर्ट की आंखों में हल्की आश्चर्य की चमक थी कि शिवम उसकी ऐसी प्रहार को रोक सकता है। वह ठंडी हंसी के साथ बोला कि दिलचस्प धातु जीवन, दिलचस्प खजाने, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इन बाहरी चीजों से तुम मेरा सामना कर लोगे? आज मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। उसकी पवित्र शक्ति और आक्रामक हो उठी। उसका पूरा शरीर क्रॉस तलवार के रूप में चमक उठा। तलवार का प्रकाश 9 स्वर्ग चीरता हुआ सीधे शिवम की ओर लपका। शिवम को महसूस हुआ कि वह शक्ति किसी अदृश्य बल से जकड़ गया है और विंड टेक्निक उपयोग करने पर भी वह पूरी तरह बच नहीं सकेगा। इस आघात के सामने बचना असंभव था, इसलिए उसे सीधी टक्कर ही लेनी थी। उसने संपूर्ण शक्ति से वायु बीड को खींचा और वायु बीड प्रचंड आग जैसे तेज चमक उठा। उससे निकलती हवाओं ने एक विशाल अंधारी दीवार बना दी। उसी समय उसने अपनी समस्त रहस्यमयी शक्तियों को एक प्रकाश स्तंभ में बदला और क्यू द्वारा बदली गई सिल्वर स्पेयर को आक्रमित किया। गैबर्ट की क्रॉस तलवार सबसे पहले उस गैल वॉल से टकराई। जैसा पहले हुआ था वैसा ही दैत्याकार टक्कर हुआ, लेकिन गैल वॉल कटकर फट गई।
शेष तलवार प्रकाश आगे बढ़ा और शिवम की समस्त रहस्यमयी शक्तियों से बने बीम पर टकराया। एक तीव्र धमाके के साथ बीम टूटी और सिल्वर स्पीयर से भिड़ गई। इस टक्कर ने शिवम को हजारों मीटर दूर उछाल दिया। उसके शरीर पर अनगिनत तलवारों के घाव उभर आए। क्यू की बनाई आर्मर कट गई और रक्त बह निकला। लेकिन कुछ ही क्षणों में उसके कर्स सेल्स सक्रिय होकर उसके घावों को भरने लगे। सभी लोग स्तब्ध थे कि शिवम ने गैबर्ट की दूसरी चाल भी रोक ली। एंजल क्लैन के लोगों के चेहरे पर अविश्वास था। गैबर्ट का ये स्वरूप केवल एक डिवाइन प्रोजेक्शन था, उसका वास्तविक शरीर नहीं। फिर भी उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन शिवम उसे रोक रहा था। शिवम ने होठों से खून पोंछकर ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि यही है तुम्हारा यूनिवर्स, हेवंस प्राइड। गैबर्ट की आंखें नफरत और हत्या से जल उठीं। उसने आकाश की ओर उंगलियां उठाईं और असंख्य पवित्र प्रकाश पंखों का रूप लेते हुए प्रकट हुए। फिर वे पंख एक एक कर सफेद तलवारों में बदल गए। ये एंजल फेदर सॉर्ड्स थीं। कुल 18 तलवारें हवा में तैर रही थीं और हर एक से विनाशकारी शक्ति निकल रही थी। शिवम को एक घातक संकट महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि यह हत्या तकनीक संसार नष्ट करने में सक्षम है और उसके कर्स बॉडी के लिए भी बेहद घातक है। वह समझ गया कि वायु बीड इस स्तर का आक्रमण नहीं रोक पाएगा और क्यू से भी वह शक्ति निकालना पर्याप्त नहीं होगा। उसके पास अभी 2 ट्रम्प कार्ड्स थे, अपनी लाइफ सोल स्टोन में सील्ड इंडिस्ट्रक्टेबल बैटल सोल और आइस मिस्ट्री स्टिक। लेकिन ये हेवनली कॉर्ट के रहस्यों से जुड़ी वस्तुएं थीं और इन्हें दिखाना अत्यंत खतरनाक होता। आइस मिस्ट्री स्टिक तो समस्त ब्रह्मांड के शीर्ष डिवाइन वेपन्स में से है। अगर उसे सभी के सामने प्रकट किया तो न केवल एंजल क्लैन बल्कि एल्फ क्लैन के शीर्ष शक्तिशाली लोग भी उससे लालच में आ जाते। इसलिए वह निर्णय नहीं ले पा रहा था। तभी गैबर्ट ठिठका, उसकी संवेदनाएं सक्रिय हुई। उसी क्षण एक तेज गड़गड़ाती हुई तीर की रोशनी पीछे से उसकी ओर चली आ रही थी। गैबर्ट ने उंगली उठाई और फेदर सॉर्ड्स में से एक ने उस तीर को काट दिया। दोनों शक्तियां हवा में टकराकर नष्ट हो गईं। गैबर्ट की आंखें रूपाली पर टिकीं, वही थी जिसने तीर चलाया था। इस समय रूपाली अपने डिवाइन एल्फ किंग बो के साथ खड़ी थी और हवा में हरी दिव्य आभा उमड़ रही थी। उसके पीछे एक विशाल पवित्र वृक्ष उभर आया जो निरंतर शक्ति उसे प्रदान कर रहा था। गैबर्ट ठंडे स्वर में बोला कि क्या तुम मुझ पर तीर चलाने की हिम्मत रखती हो? रूपाली ने शांत लेकिन प्रचंड भाव से उत्तर दिया कि शिवम मेरा फियांसे है। अगर तुम उसे मारने आए हो तो मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। गैबर्ट की आंखों में क्रोध का तूफान भड़क उठा। वह रूपाली को पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन अब वह किसी और पुरुष के लिए उसके विरुद्ध हथियार उठाए खड़ी थी। ये बात उसके लिए असहनीय थी, उसकी प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक थी। परिणामस्वरूप उसकी हत्या की इच्छा अब चरम पर पहुंच चुकी थी। गैबर्ट ठंडी आवाज में बोला कि रूपाली, चाहे तुम उसकी मदद करना चाहो, मैं इस शुभम को तुम्हारी आंखों के सामने मार कर ही रहूंगा और तुम्हें मजबूर करूंगा कि तुम उसकी मौत देखो। इसके साथ ही वह दहाड़ उठा और बोला कि एंजल किंग स्वॉर्ड मुझे काट दे। परंतु इससे पहले कि गैबर्ट वार करता, शिवम ने पहले ही वायु स्टॉर्म का प्रयोग करते हुए फिशर क्रैक को गैबर्ट की ओर फेंका। उसी क्षण रूपाली ने भी अपने ब्लड एल्फ किंग बो से तीर छोड़ा। ये तीर पन्ना हरित रंग में बदल गया था जिसमें रक्त का आभास था। इसकी शक्ति पहले वाले तीर की तुलना में कई गुना अधिक थी। गैबर्ट का चेहरा तुरंत धूमिल हो गया और उसने 17 फेदर्ड सॉर्ड्स को नियंत्रित किया, जिनमें से 10 रूपाली के तीर की ओर और 7 शिवम की ओर गए। रूपाली का तीर बिजली की गति से गैबर्ट तक पहुंच गया और फेदर सॉर्ड से टकराते ही लगातार उन्हें भेदता गया। 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ही सांसों में 7 फेदर सॉर्ड्स भेद दिए गए। गैबर्ट का चेहरा बदल गया और उसने झटके में शिवम की ओर जा रही 7 में से 5 फेदर सॉर्ड्स को रूपाली की ओर मोड़ दिया। अंत में केवल 2 शिवम तक पहुंचे, जिन्हें शिवम ने आसानी से रोक लिया। रूपाली के तीर ने 10 में से 10 सुविधा से पार कर लिया था और भले ही अंत में तीर की शक्ति समाप्त हो गई, लेकिन गैबर्ट को कई किलोमीटर पीछे धकेल दिया। सभी की दृष्टि रूपाली पर टिक गई। पूरी एल्फ रेस स्तब्ध थी। रूपाली की शक्ति इतनी भयानक कैसे हो सकती है कि वह गैबर्ट जैसी शक्ति के अत्यंत पास पहुंच सके और उसे पीछे धकेल दे? कभी वह केवल क्वाजी एम्परर स्तर की प्रतिभा थी, शीर्ष 100 में शामिल, पर अब डिवाइन एम्परर डुअल में पहुंचकर उसकी शक्ति दहशत फैलाने जैसी थी। उनका कहना था कि उसने अभी जो शक्ति दिखाई थी उसमें उसकी रक्तवंशीय शक्ति एक विस्फोटक उत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। गैबर्ट रूपाली को घूरता हुआ बोला कि तुम्हारी शक्ति मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक है और तुम मुझे मैच करती हो। रूपाली ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मेरा फियांसे शुभम है और अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गए तो तुम्हें अपनी यह डिवाइन पावर अवतार भी यहीं छोड़नी पड़ेगी।
गब्बट का चेहरा काला पड़ गया और वह गरज उठा कि जिद्दी औरतें मुझे कभी पसंद नहीं आती और अब मैं पहले शुभम को मारूंगा। परंतु रूपाली ने झटपट बो स्ट्रिंग खींची। ब्लड एल्फ किंग बो चमक उठा, रक्त प्रवाहित होता दिखाई दिया और एक और हरित रक्तयुक्त तीर प्रकट हुआ जिसमें पहले से कई गुना अधिक दहशत थी। अब वह डिवाइन एम्परर डबल बन चुकी थी और उसकी ब्लड लाइन भी जागृत हो चुकी थी, जिससे वह बो के साथ पूर्ण तालमेल में थी। शक्ति अपने चरम पर थी। गब्बट ने खतरा महसूस करते ही तुरंत अपना रूप बदला और रूपाली के तीर की पकड़ से बचने की कोशिश की, लेकिन तीर जैसे ही छोड़ा गया वह तुरंत 2 में बंटा, फिर 4, फिर 8 और पलक झपकते ही हजारों में बदल गया। पूरे आकाश को ढककर गब्बट की हर दिशा को बंद कर दिया। बचने का कोई रास्ता न था। गैबट ने दहाड़ मारकर एक प्रचंड क्रॉस होली स्वॉर्ड की शक्ति छोड़ी जो चारों दिशाओं में फैली। अनेक तीर उस शक्ति से गायब हो गए। गैबट चीखा कि नकली ये तो भ्रम है, परंतु इसी पल उसके पीछे एक वास्तविक तीर प्रकाश की गति से आया और उसकी डिवाइन एवटा को सीधा भेद गया। उसके शरीर में एक बड़ा पारदर्शी छेद उभर आया। रूपाली ने फिर धनुष खींचा और 7 रंजू एरोस छोड़े। 7 तीर एक प्रकाश रेखा की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए गैबट पर टूट पड़े। गैबट ने पूरी शक्ति झोंक दी। उसका शरीर ज्वाला की तरह जल उठा और वह स्वयं एक विशाल पवित्र तलवार बनकर तीरों पर गिरा। एक भीषण विस्फोट हुआ और गैबट का डिवाइन क्लोन हजारों मीटर पीछे फेंका गया, लगभग होली ट्री स्टंप के किनारे तक। एंजल क्लैन के लोग चीख पड़े। गैबट का डिवाइन पावर क्लोन अब लगभग धुंधला हो चुका था। उसके शरीर में 2 बड़े छेद थे और वह जैसे किसी भी समय गायब हो सकता था। उसके साथ आए एंजल्स क्रोध से चिल्लाए कि किसी ने मिस्टर गैबट को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की, परंतु गैबट ने हाथ उठाकर उन्हें शांत कर दिया। वह रूपाली को घूरता रहा। उसकी आंखों में क्रोध के साथ साथ लोभ की ज्वाला भी भड़क चुकी थी। वह बोला कि तुम्हारी शक्ति प्रशंसनीय है, लेकिन ये तो केवल मेरी डिवाइन पावर एवटा है, मेरे वास्तविक शरीर की शक्ति का 1% भी नहीं। परंतु फिर भी तुमने मुझे इस अवतार से घायल किया, ये बात मुझे बहुत संतुष्टि देती है। रूपाली ठंडे स्वर में बोली कि तुम चाहे जितनी बातें कर लो, मुझे तुमसे कोई भय नहीं। अब रूपाली के भीतर अत्यधिक आत्मविश्वास भर गया था। भले ही उसकी वर्तमान शक्ति गैबट के वास्तविक शरीर की तुलना में अभी भी बहुत दूर थी, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन वह गैबट को पार कर जाएगी और भविष्य में उससे कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगी। वह आश्वस्त थी कि उसकी मौजूदा प्रतिभा गैबट से निश्चित रूप से ऊपर है। गैबट की बातें समाप्त होते ही उसकी निगाह फिर से शिवम पर पड़ी। थोड़ी देर पहले शिवम ने इसलिए कोई वार नहीं किया क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि रूपाली की शक्ति अब गैबट की डिवाइन पावर क्लोन से ऊपर जा चुकी है और उसे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। गैबट ने ठंडे स्वर में कहा कि शुभम, क्या तुम ये सोचते हो कि एक स्त्री के पीछे छिपकर तुम सुरक्षित हो जाओगे? मैं तुम्हें मारना चाहता हूं और तुम कहीं नहीं भाग सकते। शिवम ने तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया कि तुम्हारी इतनी ऊंची कल्टिवेशन के साथ मेरे जैसे कम कल्टिवेशन वाले पर आक्रमण करना तुम्हें गौरव देता है। गैबट ने गर्व से कहा कि उच्च कल्टिवेशन भी एक प्रतिभा है। इस संसार में कल्टिवेशन ही नींव है। तुम और मैं दोनों युवा पीढ़ी से हैं। अगर तुमने अच्छी तरह साधना नहीं की तो इसका मतलब तुम व्यर्थ हो। क्या तुम समझते हो? भले ही उसकी डिवाइन पावर एवटा कमजोर होकर टूटने की अवस्था में थी और इस लड़ाई में स्पष्ट रूप से पराजित हुआ था, फिर भी उसकी घमंड और अतिशय विश्वास में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि यह केवल एक दिव्य विभाजित शक्ति थी। उसके वास्तविक शरीर से बहुत कमजोर और कई तकनीकें वह उपयोग ही नहीं कर सकता था। रूपाली ने भी उसकी डिवाइन एवटा को अपने घातक हथियार से हराया, अपने स्वयं के मूल बल से नहीं। इसलिए गैबट के भीतर अभी भी अजेयता का भ्रम व्याप्त था। शिवम ने व्यंग्य के साथ कहा कि उच्च कल्टिवेशन भी प्रतिभा, एंजल क्लैन जैसी विशाल जाति की असीमित संसाधन व्यवस्था, असंख्य देवस्तरीय मार्गदर्शन के साथ तुमने क्या विशेष किया? मैं शुभम एक साधारण और अत्यंत कमजोर शक्ति से आया हूं, जहां हर संसाधन मुझे स्वयं लड़कर हासिल करना पड़ा है। मेरी प्रत्येक प्रगति मेरी अपनी समझ, मेरी अपनी मेहनत और मेरी स्वयं की शक्ति से हुई है। मेरी कल्टिवेशन अभी 10,000 वर्ष भी नहीं हुई। अगर परिस्थितियां समान हो तो गैबट तुम मेरे सामने क्या हो? उसके इन शब्दों ने पूरे मैदान को शांत कर दिया और अनेक लोगों के मन में विचार जगाए। हाँ, शुभम ने इतना कुछ केवल अपने प्रयास से किया है। छोटा जन्म संसाधन नगण्य, परंतु शक्ति अद्भुत। इसके विपरीत गैबट ब्रह्मांड की 10 सर्वोच्च जातियों में से एक के शिखर पर जन्मा, अनगिनत संसाधन, अनगिनत शक्तिशाली दिग्गजों की शिक्षा के बीच, और उसने साधना में लाखों वर्ष बिताए। इन दोनों की तुलना समान शर्तों में कैसे हो सकती है? गैबट ने ठंडे स्वर में कहा कि साधना की राह मुंह से नहीं बल्कि वास्तविक शक्ति से तय होती है। अंतर अंतर ही रहता है, और जब मेरा वास्तविक शरीर आएगा तो मैं एक प्रहार में तुम्हें मिटा दूंगा।
लेकिन शिवम ने गर्व से घोषणा की कि एक प्रहार में मार दोगे। हंसने योग्य, मुझे 10,000 वर्ष नहीं चाहिए, सिर्फ 1,000 वर्ष दे दो, मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। मेरे लिए कोई भी एंजल क्लैन, कोई भी यूनिवर्स हेवन स्प्राइट कुछ नहीं। मैदान स्तब्ध रह गया। क्या शिवम गब्बर्ट को चुनौती दे रहा था, और वह भी 1,000 वर्ष में? सभी ने सोचा कि यह असंभव है। 1,000 वर्ष तो उनके लिए पलक झपकने के समान है। कई लोग एक बार की साधना में 1,000 वर्ष से अधिक समय लगा देते हैं। एक क्वासिएम्परर का डिवाइन एम्परर बनना भी दसियों लाख वर्षों की तैयारी मांगता है। परंतु शिवम ने यह बात बिल्कुल शांत मन से कही थी। यहाँ तक कि रूपाली भी चिंतित होकर उसे देख रही थी। गब्बर्ट ने ठंडी उपेक्षा से पूछा कि क्या वास्तव में तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? शिवम ने कहा कि तुम ऐसा कह सकते हो। गब्बर्ट ने हंसते हुए कहा कि क्या तुम अपना समय बढ़ाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें इससे लंबी अवधि मांगनी चाहिए थी ताकि तुम थोड़ी और देर जी सको। शिवम ने जवाब दिया कि तुम्हारे जैसे हजारों को हराने के लिए 1000 वर्ष पर्याप्त हैं, ज्यादा मांगने पर क्या मैं कचरा लगूंगा? ये सुनकर गैबर्ट की आंखों में भी क्रोध उपजा। एंजल क्लैन के युवा चिल्ला उठे कि तुम जैसे को गैबर्ट सर को चुनौती देने की योग्यता कहाँ? शिवम गर्जा कि अगर तुम डरते हो तो कह दो, अगर तुम नहीं मानते तो यहाँ तुम अपना वास्तविक शरीर लेकर आओ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गैबर्ट ने तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ कहा कि क्या तुम इस निम्न स्तर की उत्तेजना तकनीक से मुझे फंसाना चाहते हो? परंतु ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। तुम्हें 1,000 वर्ष का समय दूंगा और फिर तुम्हें मारूंगा। क्योंकि उसके लिए ये समय अत्यंत छोटा था और उसका असली शरीर जल्द ही एक महत्वपूर्ण सीक्रेट आर्ट के निर्णायक समय में प्रवेश करने वाला था, इसलिए वह वैसे भी अभी बाहर नहीं आ सकता था। गैबर्ट ने कहा कि 1,000 वर्ष बाद चाहे तुम किसी भी कोने में छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ये कहकर उसकी डिवाइन एवटार टूटकर हवा में विलीन हो गई। एंजल क्लैन के एक एल्डर ने ठंडे स्वर में कहा कि एल्फ क्लैन तुम बहुत बढ़ गए हो, और एंजल्स वहां से अपमानित होकर लौट गए। पूरे स्थल पर चर्चा का तूफान उठ गया। एक ओर शुभम द्वारा गब्बर्ट को चुनौती देना, दूसरी ओर रूपाली की शक्ति का अचानक बढ़ जाना, इन दोनों बातों ने सभी को स्तब्ध कर दिया और वे सोचने पर मजबूर हो गए कि रूपाली की शक्ति आखिर इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई। दृश्य पूरी तरह शोरगुल से भर गया था और हर तरफ चर्चा हो रही थी। शांत हो जाओ, अंकित ने हल्की सी आवाज लगाई और हवा में हाथ उठाया। उनके इशारे मात्र से पूरा मैदान तुरंत शांत हो गया। ठीक है, अभी अभी थोड़ी घटना हुई, लेकिन अब बलिदान समारोह जारी रहेगा। पहले तुम सब ये जानना चाहते थे कि पवित्र वृक्ष का बीज किसे मिला। अब मैं ये घोषणा करता हूँ। उनके शब्दों के साथ ही सभी एल्व्स की आंखों में फिर से उत्सुकता भर गई। एंजल क्लैन की बातों को उन्होंने अस्थायी रूप से भुला दिया, क्योंकि पवित्र वृक्ष का बीज उनके पूरे जाति के उदय और भविष्य से जुड़ा था। सभी की निगाहें अंकित पर टिक गईं, जिसने पवित्र वृक्ष का बीज प्राप्त किया है। अंकित ने एक उंगली से संकेत किया और जोर से घोषणा की। वह है शुभम। पूरा दृश्य क्षण भर को जम गया। फिर लाखों एल्व्स की निगाहें शिवम पर जा टिकीं। वह शुभम, वह बाहरी, उसी ने पवित्र वृक्ष का बीज हासिल किया। सभी स्तब्ध थे। उन्होंने तो नामी गिरामी एल्वन जीनियसों में से किसी एक का अनुमान लगाया था, लेकिन ये परिणाम उनके पूरे अनुमान को चकनाचूर कर गया। अंकित ने आगे कहा, होली सीड असेसमेंट में यशपाल और एलिसन की सिफारिश पर मैंने शुभम को भाग लेने दिया, लेकिन उसने मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा किया। वह न सिर्फ पवित्र वृक्ष का बीज लाया, बल्कि वह 49 एल्फ ट्री स्पीशीज भी लेकर आया और एल्फ को मदर ट्री की विरासत भी दिलवाए। पीछे एलिसन और यशपाल के चेहरों की काली छाया को देखकर लगता था जैसे किसी ने उन्हें राख में लपेट दिया हो। उन्होंने ही गैबर्ट को गुप्त समाचार भेजा था ताकि एंजल्स के हाथों शिवम को मरवाया जाए, पर हुआ उल्टा। एंजल्स अपमानित होकर लौट गए और शिवम जीवित बच गया। अब अंकित खुद सबके सामने ये बता रहा था कि पवित्र वृक्ष के बीज उनकी ही रिकमेंडेशन से शिवम ने हासिल किए। उनके दिल दिमाग पर तो जैसे हथौड़ों की बरसात हो गई। आखिरकार भीड़ उबल पड़ी। अरे इसीलिए तो हिज मैजेस्टी ने एंजल क्लैन से भिड़कर भी शुभम की रक्षा की। होली ट्री सीड, इतना बड़ा उपकार, ये तो एल्फ क्लैन की नियति बदल देगा। प्रिंसेस एल्फ और शुभम सच में स्वर्ग में बनी जोड़ी है। हाँ, इससे हमारा क्लैन फिर उठेगा। कुछ लोग तो तुरंत शादी की बात करने लगे, जिससे शिवम पूरा असहज हो गया, लेकिन परिणाम यही रहा। अधिकांश एल्व्स ने उसे स्वीकार कर लिया, यहाँ तक कि वे युवा एल्व्स भी जो खुद रूपाली से विवाह करना चाहते थे अब चुपचाप पीछे हट गए। केवल एलिसन अपने क्रोध को दांत भींचकर दबाए खड़ी रही।
समारोह आगे बढ़ा, होली ट्री सीट दिखाया गया और वातावरण चरम पर पहुंचा। उसके बाद शिवम चुपचाप किनारे खड़ा होकर सब देखता रहा। अगली सुबह वह रूपाली, अंकित और बाकी लोगों से विदा लेने आया। इतनी जल्दी जा रहे हो? थोड़ी देर और भी रुक सकते थे। रूपाली की वह नजरों में भरी नरमी किसी भी कठोर दिल को पिघला सकती थी। सौभाग्य से शिवम की इच्छाशक्ति उससे भी कठोर थी। मुझे मास्टर का संदेश मिला है, इन हेवनली सुप्रीमेस को भर्ती करने वाला है, मुझे तुरंत तैयारी करनी है। ठीक है, अंकित ने सिर हिलाया। ब्रह्मांड के अधिकतर जीनियस हेवनली पैलेस में जाकर हेवनली सुप्रीम बनते हैं। बेहतर प्रशिक्षण और अवसर वहीं मिलते हैं। मैं भी अपनी जवानी में हेवनली सुप्रीम था। शिवम ने पूछा, क्या सैनिक बनकर बाद में वापस भी आया जा सकता है? अंकित ने बताया, हाँ, लेकिन उसके लिए मेरिट पॉइंट्स जमा करने पड़ते हैं। पर्याप्त मेरिट होने पर स्वतंत्रता मिलती है। ब्रह्मांड के कई ओवरलॉर्ड लेवल एक्सपर्ट्स युवावस्था में हेवनली सुप्रीमेस रहे हैं। मेरिट वैल्यू, जब तुम हेवनली सुप्रीम बनोगे सब समझ जाओगे। अभी मैं ज्यादा नहीं बता सकता। शिवम ने कई और सवाल किए और अंकित ने सबका उत्तर दिया। फिर रूपाली की अनिच्छुक नजरों को पीछे छोड़ते हुए वह गुप्त रूप से एल्विन क्लैन से निकल गया। उसका जाना भी छुपाया गया ताकि कोई दुश्मन पीछा न कर सके। रूपाली ने तो भ्रम तक रचा दिया कि शिवम अभी भी वहीं है। कुछ महीनों की यात्रा के बाद शिवम वापस गैलेक्सी स्वॉर्ड सेक्ट पहुंचा और वैंग सेक्ट लीडर से मिला। मास्टर, इन हेवनली सुप्रीमेस की भर्ती कहाँ होती है? क्या तैयारी करनी होती है? हेड कासिम ने उत्तर दिया, पिछली सारी भर्तियां 9th सिटी में होती थीं। क्या चाहिए, क्या नियम है, यह अभी इन्होंने घोषित नहीं किया है। सामान्य लोग इनमें प्रवेश नहीं कर सकते, सिर्फ 9th सिटी तक ही पहुंचते हैं। शर्तें अभी तक पता नहीं। इसका मतलब क्या है? शिवम ने भौहें सिकोड़ी। हाँ, हेड कासिम बोले, इन जब सैनिक भर्ती करता है तो हर कोई सीधे पंजीकरण नहीं कर सकता। इसके लिए योग्यताएं चाहिए होती हैं। कुछ महीनों बाद सबसे अधिक यिन दिवस पर इन आधिकारिक रूप से पंजीकरण की शर्तें घोषित करेगा। जो लोग उन शर्तों को पूरा करेंगे वही आवेदन कर सकेंगे। शिवम ने सिर हिलाते हुए कहा, तो ऐसा है, यिन दिवस आने में अभी 7-8 महीने थे। अगले दिनों में वह वहीं रुका रहा और पूरी एकाग्रता से साधना करता रहा, विशेष तौर पर अपनी ग्रेट विंड और ग्रेट फ्रैगमेंटेशन की समझ को और गहराई देने में। समय बीतता गया और देखते ही देखते सबसे अधिक यिन दिवस आ पहुंचा। वह दिन जब पूरे ब्रह्मांड में यांग ऊर्जा कमजोर होती है और यिन ऊर्जा अत्यधिक प्रबल हो जाती है। ये दिन कई वर्षों में एक बार आता है और यिन साधना वाले साधकों के लिए महान अवसर होता है। इसी दिन इन्होंने अंततः हुआ शेयू के माध्यम से हेवनली सुप्रीम परीक्षा के लिए आधिकारिक शर्तें घोषित की। जो भी आवेदन करना चाहता है उसे आध्यात्मिक यिनशा की एक किरण स्वयं प्राप्त करनी होगी। ना खरीदी हुई चलेगी, ना किसी उपहार में मिली चीज, सिर्फ वही गिनी जाएगी जो साधक ने स्वयं प्राप्त की हो। इस यिनशा को लेकर ही वह 9th सिटी में पंजीकरण करा सकता है और हेवनली सुप्रीम परीक्षा में भाग लेने का पात्र हो सकता है। यिनशा की किरण। शिवम चौंक गया और तुरंत उससे अधिक जानकारी के लिए हेड कासिम से पूछा। व्याख्या सुनकर उसे समझ आया कि यिन दिवस पर पूरे ब्रह्मांड में भारी मात्रा में यिन ऊर्जा उत्पन्न होती है और कई स्थानों पर यह ऊर्जा स्वयं चेतनात्मक आध्यात्मिक यिनशा में बदल जाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां यिन अंधकार और मृत ऊर्जा अत्यधिक हो। जो भी हेवनली सुप्रीम बनना चाहता है उसे वही यिनशा स्वयं तलाशनी होगी। किसी और की मदद ली तो इनके विशेषज्ञों की गणना में तुरंत पता चल जाएगा और जिसे इनसे धोखा करते पकड़ लिया गया वह कभी वापस नहीं दिखा। इतिहास में ऐसे लोग सीधे गायब कर दिए गए हैं। शिवम ने पूछा, मास्टर, ऐसा कौन सा स्थान है जहां यिन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जहां आध्यात्मिक यिनशा मिलने की अधिक संभावना है? हेड कासिम बोले, ऐसे स्थान यूनिवर्स में बहुत हैं, लेकिन समस्या यह है कि इतने सारे लोग हेवनली सुप्रीम बनना चाहते हैं कि शक्तिशाली जातियां उन जगहों पर कब्जा कर लेती हैं। बाहरी लोगों का अंदर जाना लगभग असंभव हो जाता है। शिवम ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन कहा तो गया था कि कोई और मदद नहीं कर सकता। फिर ये शक्तिशाली ताकतें क्षेत्रों पर कब्जा कैसे कर रही हैं? हेड कासिम हंस पड़े। सीधे सहायता नहीं करते, बस किसी क्षेत्र को पूरी तरह घेर कर अपने लोग अंदर भेज देते हैं। इससे इनकी गणना में ये मदद नहीं मानी जाती। ऊपर से नियम आते हैं, नीचे से चालें। शिवम निराश हुआ। इस तरह तो आध्यात्मिक यिनशा पाना बेहद कठिन हो जाएगा।
उसने सोचा क्या पहली ही परीक्षा में वह अटक जाएगा। इनर में प्रवेश न करना वो स्वीकार कर सकता था, लेकिन मीनू को ड्रीम इनर वाले ले गए थे। अगर वह इनर में नहीं जाएगा तो मीनू का पता कैसे मिलेगा। ये सोचकर उसका मन बेचैन हो गया। हेड कासिम ने समझाया, कमजोर शक्तियों के लोग बस भाग्य पर निर्भर रहते हैं। कभी कभी सामान्य इन स्थानों पर भी यिनशा जन्म ले लेता है। तुम्हें बस उम्मीद पर जाना होगा। बैठक के बाद हेड कासिम चले गए। शिवम अकेला बैठा सोच रहा था कि तभी बोन डेमन की आवाज उसके मन में गूंजी। शिवम, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जगह का सुझाव है। शिवम उत्साहित हो उठा। कौन सी जगह? वह स्थान 10,000 ग्राव्स लैंड कहलाता है। वहां अत्यधिक यिन ऊर्जा है और आध्यात्मिक यिनशा पैदा होने की संभावना बहुत अधिक है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जगह तो कई शक्तिशाली ताकतों ने पहले ही घेर ली होगी। मैं अंदर कैसे जाऊंगा? बोन डेमन हंसा। चिंता मत करो, मैं उस जगह पर लंबे समय रहा हूँ। मुझे हर छुपा रास्ता पता है। चाहे जितनी भी शक्तियां घेराबंदी कर लें, मैं तुम्हें अंदर ले जा सकता हूँ। वहाँ कुछ प्राचीन रहस्यमयी ग्रंथ और जादुई मार्ग की गुप्त कलाएं भी हैं जो तुम्हारे काम आ सकती हैं। 3000 प्राचीन रहस्य। शिवम की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत निर्णय कर लिया, उसे वहीं जाना है। उसने एल्व से मिली विशाल दुर्लभ तारामंडल मानचित्र खोले और 10,000 ग्राव्स की स्थिति खोज निकाली। वह स्पार्कल स्टार फील्ड ग्रुप से काफी दूरी पर था। शिवम तत्काल यात्रा पर निकल पड़ा। लगभग आधे महीने बाद वह वहां पहुंचा और उसकी आशंका सही निकली। पूरा 10,000 ग्राव्स लैंड पहले से ही 2 शक्तिशाली जातियों द्वारा घेरकर बंद किया जा चुका था। डार्क और गोल्डन, ये 2 अत्यंत शक्तिशाली और भयावह जातियां एंशंट वंश सूची में क्रमशः 29 और 32 पर आती हैं। उनकी शक्ति वर्तमान एल्विन जाति से कम नहीं बल्कि कई मामलों में उससे भी ऊपर मानी जाती है। इन दोनों जातियों के कई शीर्ष विशेषज्ञों ने मिलकर पूरे 10,000 ग्राव्स लैंड के बाहरी क्षेत्र को घेर लिया था ताकि कोई भी बाहरी साधक अंदर प्रवेश न कर सके। बहुत दूर से ही उनकी भारी शक्ति का दबाव महसूस हो रहा था जो तारे भरे आकाश को हिला देने जैसा था। चारों दिशाओं में फैले इस घेराबंदी में उन्हीं 2 जातियों के प्रतिभागी भीतर जाकर आध्यात्मिक यिनशा की खोज कर रहे थे। जिसे यिनशा मिल जाएगा वही इन की हेवनली सुप्रीम परीक्षा में भाग लेगा। शिवम दूर खड़े इस दमनकारी दृश्य को देखकर बोला, ये बड़े शक्तिशाली वाकई ज्यादा ही दबाव डालते हैं। उसके सामने 10,000 ग्राव्स की भूमि दिख रही थी। इसका मुख्य क्षेत्र एक विशाल महाद्वीप की तरह था जो शून्य में तैर रहा था। उसके चारों ओर असंख्य छोटे छोटे भूमिखंड बिखरे थे, कुछ केवल दर्जनों मीटर के, कुछ कई किलोमीटर तक फैले हुए। इनमें से किसी भी छोटे खंड पर आध्यात्मिक यिनशा मिलना संभव नहीं था। वह केवल मुख्य महाद्वीप पर ही उत्पन्न हो सकता था। दूर एक छोटे भूमिखंड पर शिवम की नजर पड़ी। वहां एक 3 मीटर लंबा हरे नीले चमड़ी वाला पीतल सी आंखों वाला, दांतों से भरा और भयंकर आकृति वाला डाक खड़ा था। उसकी सांसें ही इतनी शक्तिशाली थीं कि आसपास का तारामंडल हिलता प्रतीत हो रहा था। ये डाक डिवाइन एम्परर के चरम स्तर या उससे भी ऊपर का था, जिससे शिवम का सामना होना असंभव था। और ऐसे कई दानव चारों दिशाओं में तैनात थे। स्पष्ट था कि कोई भी जबरन अंदर जाने की कोशिश करेगा तो तुरंत मार दिया जाएगा। शिवम ने गहरी सांस ली और बोन डेमन से पूछा कि वो अंदर कैसे पहुंचेगा। बोन डेमन ने हंसते हुए कहा, ये तो आसान है। आसपास बिखरे इन छोटे टुकड़ों को देख रहा है। इनमें से एक पर मैंने बहुत पहले एक छुपा हुआ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन लगाया था। मैं तुझे वहीं ले चलूंगा। शिवम ने उसके बताए दिशा में उड़ान भरी। इतने अधिक भूमिखंडों में से कुछ इतने दूर थे कि डार्क और गोल्डन के लोग उन पर ध्यान नहीं देते थे। वे केवल मुख्य महाद्वीप की चौकसी कर रहे थे। जल्दी ही शिवम एक 100-200 मीटर चौड़े टुकड़े पर उतरा। जैसे ही वह उतरा उसे महसूस हुआ कि यह छोटा सा भूमिखंड भी बाकी से अलग था। अत्यंत ठंडा, शांत, लेकिन भीतर कहीं हल्की सी जीवन ऊर्जा मौजूद थी। बोन डेमन ने कहा, स्वाभाविक है। प्राचीन काल में अनगिनत शीर्ष अस्तित्व अपनी मृत्यु के बाद स्वयं को यहीं दफन करवाते थे। शिवम चौंका। खुद को यहाँ दफनाने का मतलब? बोन डेमन बोला, अंदर पहुंचोगे तो समझ जाओगे। शिवम ने आसपास देखा लेकिन उसे कहीं भी कोई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन नहीं मिला। उसने पूछा, टेलीपोर्टेशन कहाँ है? बोन डेमन हवा में प्रकट होकर एक बिखरी चट्टानों के ढेर की ओर इशारा करते हुए बोला, वही है। शिवम हंसी रोक नहीं पाया। वह ढेर पूरी तरह बेतरतीब था। बोन डेमन उल्टा नाराज हो गया। क्या समझता है? अगर इसे सुंदर बनाता तो इतने 1000 सालों में कब का किसी ने ढूंढ कर नष्ट कर दिया होता।
इसके बाद बोन डेमन ने काले रूनों की एक श्रृंखला उन चट्टानों पर उड़ेल दी। अगले ही पल चट्टानों से चमक निकली और बीच में एक घूमता हुआ भंवर उभर आया। बोन डेमन तुरंत बोला, जल्दी जाओ, यहाँ के बड़े जीव तुरंत स्पेस वेव्स महसूस कर लेंगे। वह स्वयं एक रोशनी बनकर शिवम की भौहों में समा गया। शिवम किसी भी देरी के बिना भंवर में कूद गया और यंत्रणा गायब हो गई। कुछ ही क्षण बाद एक विशाल डाक वहां उतरा। उसने क्षेत्र को सूंघते हुए कहा, अभी यही स्पेस फ्लैक्चुएशन हुई थी, पर अब कुछ नहीं। उसने क्रोध में एक भारी मुट्ठी जमीन पर मारी और पूरा भूमिखंड चकनाचूर कर दिया, जिससे वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी हमेशा के लिए मिट गया। कोई बात नहीं, जो भी था अब सब खत्म, कहकर वह उड़ गया। टेलीपोर्टेशन के बाद अगले ही क्षण शिवम 10,000 ग्राव्स के मुख्य महाद्वीप के भीतर एक गहरी घाटी में प्रकट हुआ। चारों तरफ मृतसव वातावरण था, सूना शांत, लेकिन भीतर छुपी ऊर्जा काफी विचित्र थी। जीवन और मृत्यु दोनों का मिश्रण। उसकी चेतना फैली और उसने पाया कि आसपास कोई जीवित प्राणी नहीं है। वह आकाश में उठकर दूर देखने लगा। नीचे उसे कई विशाल टीलों जैसे उभार दिखे। असल में वे टीले नहीं बल्कि विशाल कब्रें थीं। उसने कहा, ये सच में 1000 कब्रों की भूमि है, पर यहाँ किनका दफन है? बोन डेमन ने उत्तर दिया, प्राचीन काल के अनेक महान शक्तिशाली योद्धा जब मरते थे तो उनके वंशज उन्हें यहाँ दफनाते थे। यहाँ तक कि कई शक्तिशाली स्वयं अपनी मृत्यु के समय यहाँ आकर दफन होना चाहते थे। शिवम हैरान हुआ, ऐसा क्यों? बोन डेमन बोला, इस भूमि का भूआकृति रहस्यमयी है। कहा जाता है कि यहाँ दफन होने पर मृत्यु के बाद पुनर्जीवन की संभावना रहती है। कुछ का मानना है कि यहाँ की डाक इतनी उत्तम है कि यहाँ दफन किए गए व्यक्ति के वंशजों को अद्भुत सौभाग्य मिलता है। शिवम ने इधर उधर की शांत भूमि को देखा जहाँ मृत्यु और जीवन एक अनोखे संतुलन में थे। वो सोच में पड़ गया कि क्या सचमुच यहाँ दफन कोई अस्तित्व कभी पुनर्जीवित हो सकता है? शिवम बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा था कि क्या सचमुच पुनर्जीवन संभव है। वह पुनर्जन्म जैसी अवधारणा जानता था। अनुराधा इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी, लेकिन किसी मृत व्यक्ति का फिर से जीवित होना, ये धारणा उससे भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही थी। क्या वास्तव में जीवन ऊर्जा समाप्त होने के बाद कोई फिर जीवित हो सकता है? बोन डेमन ने धीमे स्वर में कहा कि एक समय ये दोनों किंवदंतियां बहुत प्रसिद्ध थीं, इसलिए अनगिनत प्राचीन शक्तिशाली योद्धा अपनी मृत्यु के बाद इसी भूमि में दफनाए जाते थे। यही कारण है कि यह स्थान 10,000 ग्राव्स लैंड कहलाया। शिवम ने पूछा कि क्या कोई भूतपूर्व शक्तिशाली वास्तव में जीवित हुआ था। बोन डेमन ने साफ बताया कि युगों युगों में कोई भी नहीं लौटा, और जहां तक भावी पीढ़ियों को आशीर्वाद देने की बात थी, इस भूमि में दफन कई ताकतवर जातियां समय के साथ नष्ट हो चुकी थीं। यह इस किंवदंती के गलत होने का प्रमाण था। समय बीतने के साथ लोग इन मिथकों पर विश्वास करना छोड़ चुके थे, लेकिन चूंकि यहाँ अत्यधिक संख्या में प्राचीन शक्तिशाली दफन थे और जगह में गहरा यौन ऊर्जा प्रवाह था, यह एक भयानक शैडो जोन बन गया। बोन डेमन ने समझाया कि यदि शिवम को डार्क एनर्जी चाहिए तो उसे उन कब्रों के बीच ही ढूंढना होगा, क्योंकि वहीं यिन शक्ति सबसे घनी होती है और वहीं से आध्यात्मिक यिनशा उत्पन्न होता है। कहा जाता था कि महाद्वीप के केंद्र में यिन ऊर्जा सबसे प्रबल है, इसलिए सबसे शक्तिशाली प्राचीन अस्तित्व केंद्र की ओर दफनाए गए थे। इसी कारण जितना गहरा कोई केंद्र की ओर जाएगा, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि उसे आध्यात्मिक यिनशा मिल सके। शिवम ने ये सब सुनकर मन में योजना बना ली। वह तेजी से विशाल कब्रों की ओर उड़ गया। करीब पहुंचते ही उसने देखा कि इन बड़े बड़े समाधियों के पत्थर पहले ही हटाए जा चुके थे। स्पष्ट था कि डार्क या गोल्डन जाति पहले ही इन कब्रों को खोल चुकी थी। इन खोली गई कब्रों में उसे स्वाभाविक रूप से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह भीतर की ओर बढ़ता गया। रास्ते भर उसे विशाल विशाल मकबरों के समूह दिखते रहे, लेकिन वे सभी पहले से खोले जा चुके थे। लगभग 1 घंटे बाद उसे सामने कुछ हलचल दिखी। वह तुरंत धरती पर उतरकर अपनी आभा दबाकर सावधानी से आगे बढ़ा। वहां उसने एक विशाल बेहद भव्य कब्र देखी। कई सदियों बाद भी उसका बाहरी हिस्सा चमकदार था। उसके आसपास 20 से अधिक डाक युवा घिरे हुए थे। वे कल्टिवेशन से लेकर स्थिति तक सभी युवा थे। स्पष्ट था कि वे हेवनली सुप्रीम परीक्षा के लिए पंजीकरण हेतु आध्यात्मिक डाक की तलाश में आए थे। इनकी भर्ती में उम्र की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन शक्तिशाली जातियां अपने मध्यायु या बुजुर्ग योद्धाओं को लगभग कभी नहीं भेजती, क्योंकि इनसे से बाहर निकलने के लिए बहुत उच्च मेरिट की आवश्यकता होती है और कम प्रतिभा वाले या अधिक उम्र वाले लोगों के लिए वह मेरिट जीवन भर में जुटा पाना लगभग असंभव था। इसलिए इस स्तर पर लगभग हमेशा युवा प्रतिभाशाली आते थे, जैसे ये डाक के अभिमानी युवक।
शिवम ने अनुमान लगाया कि इतनी विशाल कब्र में शायद यिनशा अवश्य उत्पन्न हुआ होगा। वह इन युवाओं से उलझना नहीं चाहता था। उसे केवल एक ही आध्यात्मिक यिनशा चाहिए था ताकि वह हेवनली सुप्रीम परीक्षा के लिए पात्र हो सके। उसके बाद उसका उद्देश्य था 10,000 ग्राव्स लैंड के केंद्र में जाकर बोन डेमन द्वारा बताए गए प्राचीन गूढ़ ज्ञान और 3000 दैवीय रहस्यों की खोज करना। इसलिए वह वहीं छिप गया और प्रतीक्षा करने लगा। 2 घंटे बाद अचानक कब्र के चारों ओर रोशनी की झिलमिलाहट हुई। हवा में तैरते हुए शक्तिशाली रून फॉर्मेशन प्रकट हुए और केवल 3 सांसों में वह पूरी व्यवस्था टूट गई। जैसे ही संरक्षा व्यवस्था नष्ट हुई, 20 डाक युवा दौड़ते हुए कब्र की ओर टूट पड़े। भारी शक्ति फैलाते हुए उन्होंने कब्र का पत्थर उखाड़ दिया और भीतर घुस गए। डाक आपस में भी प्रतिस्पर्धी थे, क्योंकि केवल वही परीक्षा में जाएगा जिसे डार्क एनर्जी मिलेगा। उनके बुजुर्ग उनकी मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन्हें इस तरह की धोखाधड़ी पकड़ लेता और अपराधी को मिटा देता। शिवम सोच रहा था कि क्या उसे भी अंदर जाना चाहिए, लेकिन वह रुका रहा। यदि अंदर कुछ भी न हुआ या डाक पहले ही सब ले गए हों तो वह बेवजह स्वयं को उजागर कर देता। लेकिन तभी एक भयानक घटना घटी। कब्र के अंदर से अचानक एक असहनीय दहाड़ गूंज उठी। जमीन कांपने लगी और भीतर से भयंकर दूषित ऊर्जा फैलने लगी। शिवम का चेहरा तुरंत बदल गया। बोन डेमन ने बताया कि यह सामान्य है, क्योंकि अनगिनत अलौकिक शक्तियां यहाँ दफन थीं। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद भी पुनर्तः नष्ट नहीं होती और कभी कभी परिस्थितियों के प्रभाव से वे भयावह अनडेड रूप में बदल जाती हैं। इस कब्र में ऐसा ही कोई मरुप्रेत जाग गया था। कब्र के भीतर से लगातार दहाड़ें गूंज रही थीं और विषाक्त दूषित ऊर्जा चारों ओर फैल रही थी। अंदर घुसे डाक युवक घबराकर चीखने लगे और एक के बाद एक भय में भागते हुए कब्र से बाहर निकलने लगे। शिवम ने साफ देखा था कि कब्र में जाने वाले कुल 23 डाक युवक थे, लेकिन बाहर सिर्फ 18 ही लौटे। इसका मतलब था कि 5 डाक प्रतिभाएं हमेशा के लिए वहीं दफन हो गईं। बचे हुए 18 लोग घबराए हुए भागते हुए बाहर निकले। तभी कब्र के भीतर से एक भयावह दहाड़ गूंजी और विशाल बाघ जैसी पंजे वाली एक सड़ीगली भुजा कब्र से बाहर निकली। पंजा भयानक था, जिस पर सड़ा हुआ मांस चिपका था और भीतर की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। पंजा इतनी तेजी से बढ़ा कि एक डाक युवक को तुरंत पकड़ लिया। वह चीखता रहा, पूरी शक्ति से हमले करता रहा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अगले ही क्षण वह पंजा उसे फाड़कर समाप्त कर चुका था। इसके तुरंत बाद कब्र से एक विशालकाय मृत बाघ बाहर निकला। उसका शरीर कई मीटर ऊंचा था, चारों तरफ सड़ा शरीर लटक रहा था और हड्डियां झलक रही थीं। उसकी आंखों में 2 हरे भूतिया शोले नृत्य कर रहे थे। बोन डेमन बिल्कुल सही था। ये बाघ पूरी तरह नेक्रोमांसर प्राणी बन चुका था। वह लगातार दहाड़ रहा था। गहरी दूषित ऊर्जा चारों ओर फैल रही थी और वह दूसरे डाक युवकों को मारने के इरादे से उनकी ओर झपटा। अचानक एक डाक प्रतिभा चिल्लाया कि वे लोग ईवल सील का उपयोग करें। तुरंत एक युवक ने हाथ हिलाया और एक स्वर्णिम ताबीज आकाश में जाकर चमकने लगा। उस ताबीज की रोशनी जहां पहुंचती वहां की दूषित ऊर्जा मिटने लगती। बाकी डाक युवक भी अपनी दैवीय शक्ति उसी ताबीज में प्रवाहित करने लगे और देखते ही देखते ऐसे 18 ईवल सील्स की दीवार बन गई जो मृत बाघ को रोकने लगी। बाघ उन ताबीजों से बहुत डर रहा था और जब वह उन पर झपटा तो किसी जलते हुए आइस की तरह धुआं छोड़ने लगा और पीछे हट गया। ईवल सील विशेष रूप से दूषित और मृत प्राणियों को दबाने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए उनकी शक्ति बहुत प्रभावी थी। डाक युवक लगातार शक्ति प्रवाहित करते रहे और मृत बाघ अंततः वापस कब्र में लौटने को मजबूर हो गया। जब खतरा टल गया वे सब राहत की सांस लेते हुए पीछे हटे। ईवल सील इस्तेमाल करने वाले युवक ने कब्र की जांच की और निराश होकर कहा कि इस कब्र में डार्क एनर्जी मौजूद नहीं है। इसके बाद वे सभी तेजी से वहां से चले गए। शिवम ने महसूस किया कि यह आध्यात्मिक डाक प्राप्त करना वास्तव में आसान नहीं है। वह आगे बढ़ा और कई और कब्रों की जांच की। कई पहले ही खोली जा चुकी थी, कुछ अधखुली थीं, लेकिन बोन डेमन की सहायता से जांच करने पर भी कहीं डाक नहीं मिला। इस वजह से उसे और गहराई में जाना पड़ा। 10,000 ग्राव्स लैंड बहुत विशाल थी और लंबे समय तक घूमने के बावजूद उसे एक भी आध्यात्मिक डाक नहीं मिला। अचानक सामने से एक बेहद शक्तिशाली विस्फोट की आवाज आई और आकाश सुनहरी रोशनी से चमक उठा। शिवम सावधानी से आगे बढ़ा, अंधेरे में छुपकर देखने लगा। वहां एक और भी विशाल कब्र थी, पहले वाली से कई गुना बड़ी। उसके बाहर सैकड़ों डाक प्रतिभाएं एक भयानक मपेरी की मात्रा मफायर अच से लड़ रही थीं। यह अनडेड मफायर अच पिछले बाघ से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। डाक युवकों की शक्ति उससे मुकाबला करने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए वे 3 सेट ईवल सील्स का सहारा ले रहे थे।
हर सेट में 18 स्वर्णिम ताबीज थे और तीनों सेट अलग अलग दिशाओं से अनडेड को दबा रहे थे। कम से कम 100 डार्क प्रतिभाएं 3 समूहों में बटी थीं और सभी अपनी संपूर्ण शक्ति उन ताबीजों में डाल रही थीं। मफायर अच अनडेड ताबीजों से बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। ताबीजों की शक्ति जैसे ही उस पर गिरती उसकी सड़ी हुई त्वचा पिघलने लगती, नीला धुआं उठने लगता और उसकी शक्ति भी कम होती जाती। डार्क युवक चिल्लाकर एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे कि अनडेड ज्यादा देर नहीं टिक सकता। दूर से छुपे हुए शिवम की आंखें चमक उठी। उसे साफ महसूस हुआ कि इस कब्र के भीतर निश्चित रूप से स्पिरिचुअल डार्क मौजूद है। अब वह इसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। डार्क युवक अपनी पूरी शक्ति अनडेड को दबाने में लगा चुके थे, इसलिए यह सही मौका था कि शिवम बिना किसी को पता चले अंदर घुस जाए और डार्क एनर्जी हासिल कर ले। उसके मन में एक स्पष्ट योजना बन चुकी थी। शिवम ने तुरंत निर्णय लिया और शरीर को समेटते हुए आसपास की बाधाओं की मदद से दबे पांव कब्र के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल इतनी हल्की और सतर्क थी कि डार्क जू के किसी भी युवक को उसकी आहट तक महसूस नहीं हुई। वह 10,000 मीटर की दूरी तक बिना पकड़े पहुंचा और प्रवेश द्वार से ठीक पहले मुस्कुराकर भीतर घुसने ही वाला था कि अचानक एक भयानक गर्जना गूंजी। विशाल मफायर अच रूपी अनडेड ने लालटेन जैसे भयानक नेत्रों से सीधा शिवम की ओर देखा। वह एकदम सन्न रह गया। वह डार्क जू की नजरों से तो बच गया था, लेकिन इस अनडेड की तीव्र संवेदना से नहीं बच सका। ये प्राणी अपने आसपास किसी भी जीवित वस्तु की हलचल तुरंत भांप लेता था। मफायर अच अनडेड की दहाड़ से डार्क जू के सभी युवक चौंक उठे और तुरंत शिवम की ओर देखने लगे। उन्होंने शिवम को देखते ही पहचान लिया कि वह मानव है और उनके भीतर गुस्सा फूट पड़ा। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि वह यहाँ छिपकर डार्क एनर्जी चुराने आया है, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। वे हैरान भी थे कि आखिर यह मनुष्य अंदर आया कैसे, जबकि पूरा क्षेत्र डार्क और गोल्डन जू ने पूरी तरह घेर रखा था। अब उनके लिए यह स्पष्ट था कि शिवम का इरादा स्पष्ट रूप से डार्क पर हाथ डालना था। शिवम ने निराशा के साथ सोचा कि चुपचाप अंदर घुसने की योजना असफल हो गई है, तो अब उसे सीधे सीधे आगे बढ़ना होगा। उसने गहरी सांस ली और पूरी शक्ति के साथ कब्र की ओर दौड़ा। डार्क जू गर्ज कर बोले कि उसे रोक दो और मार डालो। वे पहले अनडेड को खत्म करना चाहते थे ताकि फिर शिवम पर टूट पड़े, लेकिन मफायर अच अनडेड इतना शक्तिशाली था कि ईवल सील्स की पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह आसानी से नष्ट नहीं हो रहा था। इसी बीच कुछ डार्क युवक बोले कि पहले उस मानव को मारना चाहिए। 3 डार्क क्वाजी एम्परर युवा त्रिशूलों के साथ सीधा शिवम पर टूट पड़े। उनका हमला इतना भयानक था कि अंतरिक्ष में चीखती हुई तरंगें उठीं, लेकिन शिवम की आंखें ठंडी थीं। उसने हथेली को तलवार जैसा बनाकर एक वार किया, जिसने उनके तीनों हमलों को चीरकर खत्म कर दिया। अगले ही क्षण उसकी एक ही चाल से तीनों डार्क प्रतिभाएं बिना आवाज किए मर गईं। ये देखकर बाकी डार्क जू भयभीत हो उठे। अब 2 शक्तिशाली डिवाइन एम्परर स्तर के डार्क युवक शिवम पर टूट पड़े, जिसके बाद कई और डार्क युवक भी अवसर का फायदा उठाते हुए आगे आए। सभी का एक ही उद्देश्य था, शिवम को मारकर डार्क तक पहले पहुंचना। ऊपर से कुछ डार्क उसे मारने का बहाना बनाकर खुद पहले कब्र के भीतर घुसना चाहते थे ताकि डार्क हथिया सकें। ये देखकर बाकी डार्क जू भी लालच में आकर उसी दिशा में दौड़ पड़े। अब नियंत्रण पूरी तरह टूट चुका था। उधर मफायर अच अनडेड भी बहुत देर घिरकर झुंझला उठा और उसने दहाड़ते हुए ईवल सील की एक दिशा को तोड़ फेंका। वह भी कब्र की ओर भागने लगा। शिवम ने क्रोध और विस्मय के मिश्रण में सोचा कि यहाँ तो पूरी भगदड़ मच गई है। उसने अपने डिवाइन विंड टेक्निक को सक्रिय किया, शरीर को हवा की तरह हल्का बनाया और तेजी से कब्र के भीतर कूद गया। अंदर का दृश्य बेहद अंधकार में और ठंडा था। कब्र की भीतर की हवा में हड्डी तक जमा देने वाली सर्दी भरी हुई थी। शिवम ने तुरंत अपने कर्स पावर से शरीर की रक्षा की और आगे बढ़ा। सामने विशाल भूमिगत महलों जैसा एक फैलाव था, जहां से कई रास्ते आगे जा रहे थे। उसकी आंखें तुरंत उस दिशा की ओर टिक गईं जहां ईवल एनर्जी सबसे गहरा था। बोन डेमन ने याद दिलाया कि स्पिरिचुअल डार्क हमेशा सबसे गहरे और तीव्र ऊर्जा वाले स्थान पर ही पैदा होता है। शिवम बिना देर किए उसी दिशा में दौड़ पड़ा। पीछे से युद्ध की चीखें, मृतगर्जनाएं और हथियारों के टकराने की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। मफायर अच अनडेड अब कई डार्क युवकों से भिड़ चुका था। हालांकि वह पहले भारी रूप से ईवल सील से जला था और गंभीर रूप से घायल था, फिर भी उसकी शक्ति अत्यधिक थी। लड़ते हुए वह धीमा पड़ रहा था, लेकिन डार्क जू भी भारी नुकसान झेल रहे थे। कुछ अत्यंत तेज डार्क युवक शिवम के पीछे पीछे कब्र में घुस चुके थे। उनमें से एक डिवाइन एम्परर स्तर के डार्क ने त्रिशूल से हमला किया, जो हवा को चीरता हुआ शिवम तक पहुंचा।
वह युवक असाधारण प्रतिभावान था और साधारण डिवाइन एम्परस से कहीं अधिक शक्तिशाली, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति शिवम के समक्ष कम पड़ रही थी। शिवम उससे उलझना नहीं चाहता था क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ स्पिरिचुअल डार्क था। इसलिए उसने डिवाइन विंड टेक्निक से अपनी गति कई गुना बढ़ाई और तेजी से हमले से बचे हुए आगे की ओर बढ़ गया। अब वो एक बड़े भूमिगत कक्ष में घुस चुका था जहां अत्यधिक ठंडे वातावरण में हवा सर्पिल रूप में घूम रही थी और उनमें से एक धुंधली सांपनुमा घूमती हुई धारा चमक रही थी। बोन डेमन की आवाज उसके मन में गूंजी, यही है डार्क एनर्जी। शिवम की आंखें चमक उठी क्योंकि उसकी नज़र जिस लगातार मचलती हुई हवा पर पड़ी थी वह वास्तव में डार्क एनर्जी थी, जो प्रबल यिन शक्ति से निर्मित होती है और जिसे यिन डाओ का अभ्यास करने वाले लोग साधना के लिए उपयोग करते हैं या फिर इसे किसी वस्तु को परिष्कृत करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। परंतु फिलहाल कोई इसका उपयोग साधना या रिफाइनिंग के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि इसे हेवनली सुप्रीम की परीक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करने में प्रयोग किया जा रहा था। शिवम ने तुरंत झपट्टा मारा, एक बड़ी हथेली इकट्ठी की और सीधे डार्क एनर्जी पर बंद कर दी। अप्रत्याशित रूप से प्रक्रिया बहुत ही सहज रही। शिवम ने उस डार्क एनर्जी को बिना किसी बाधा के पकड़ लिया और बिना सोचे समझे उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। मरना चाहता है, खत्म कर दो इसे। याशा जाति के सभी जीनियस क्रोधित होकर एक साथ शिवम को मारने टूट पड़े। इनका नियम साफ था, किसी की मदद से नहीं बल्कि स्वयं डार्क प्राप्त करो, और यदि किसी को मारकर उससे डार्क छीन लो तो वह भी अपनी ही क्षमता मानी जाती है। पल भर में कम से कम 6 हमले एक साथ शिवम पर टूट पड़े। शिवम ने अपना शरीर चमकाया, 3 हमलों को चकमा दिया और फिर लगातार अपनी हथेलियां तलवार की तरह चलाते हुए बाकी 3 हमलों पर वार कर दिए। एक विस्फोट हुआ और उसके प्रहार से तीनों त्रिशूल बुरी तरह कान पे उन पर महीन दरारें उभर आईं और अगले ही क्षण वे टुकड़ों में फट गए। शिवम ने वहीं नहीं रुका और तुरंत आगे बढ़कर तीनों याशा विरोधियों पर प्रहार कर दिया। ये तीनों डार्क डिवाइन एम्परर स्तर के योद्धा थे, लेकिन शिवम के सामने टिक ही नहीं पाए। वे खून उगलते हुए सैकड़ों मीटर पीछे जा गिरे और उनके शरीरों पर गहरी दरारें उभर आईं। अगले ही क्षण तीनों याशा जीनियस भय से चीखने ही वाले थे कि उनके शरीर विस्फोट के साथ फट गए और वहीं मरकर गिर पड़े। शिवम लगातार दौड़ता हुआ आगे निकल गया। बाकी सभी याशा प्रतिभाएं एक साथ क्रोधित और स्तब्ध थीं। वे फिर एकजुट होकर शिवम पर टूट पड़े। इस बार कम से कम 20 याशा जीनियस एक साथ हमला करने आए, जिनमें डिवाइन एम्परर 1 हैवी ही नहीं डिवाइन एम्परर डबल वाले भी थे। शिवम तनिक भी भयभीत नहीं हुआ, वह सीधे इन याशा जीनियस के समूह में घुस गया और पूरी शक्ति से भयंकर प्रहार करने लगा। लगातार विस्फोटों की आवाजें गूंज उठी, पूरा आकाश जैसा गुंबद हिल उठा और पूरा क्षेत्र टूटता फटता नजर आया। पूरी कब्र बुरी तरह कांपी, लेकिन इस कब्र के मालिक यानी वह क्रोकोडाइल अनडेड मृत्यु से पहले अत्यंत शक्तिशाली था और उसके परिवार ने जो कब्र बनाई थी वह भी असाधारण थी। वो अत्यंत ठोस अविनाशी सामग्री से बनी थी और उस पर कई प्रबल सुरक्षा आरेख भी अंकित थे, इसलिए याशाओं के शक्तिशाली हमले भी दीवारों को क्षति नहीं पहुंचा सके। कुछ ही झटकों में सभी याशा प्रतिभाएं लगातार पीछे धकेली जाने लगी। डिवाइन एम्परर 1 हैवी वाले लोग खून उगलते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए। शिवम ने शक्ति बिखेर रखी थी, वरना वे सिर्फ घायल नहीं बल्कि मर जाते। डिवाइन एम्परर डबल वाले भी खून खांसते हुए पीछे हटे। पूरा दृश्य स्तब्ध कर देने वाला था। याशा प्रतिभाएं अविश्वसनीय भय से भर उठीं। वे सभी गॉड एम्परर स्तर के प्रतिभाशाली योद्धा थे और इतने सारे मिलकर एक अकेले शिवम को नहीं रोक पा रहे थे। एक मानव इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? शिवम ने याशाओं को पछाड़कर आगे का रास्ता बनाना जारी रखा। सेक्ट रश में शिवम स्वयं भी थोड़ा बहुत घायल हुआ था, क्योंकि वह एक साथ 20 से अधिक याशाओं के घेराव से पूरी तरह नहीं बच सकता था, लेकिन वे सभी घाव मामूली थे। इस लड़के को जरूर मारना होगा, मैं खत्म करूंगा इसे। इसी समय एक और भी अधिक शक्तिशाली याशा जीनियस की दहाड़ सुनाई दी। वह डिवाइन एम्परर ट्रिपल स्तर का था और अभी तक सील को नियंत्रित करने के कारण लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था। अब कई डिवाइन एम्परर ट्रिपल प्रतिभाएं शिवम की ओर झपट रही थीं। उनके शरीरों से उठती शक्ति की लहरें इतनी प्रबल थीं कि पूरा शून्य विदीर्ण हो रहा था। शिवम के चेहरे पर गंभीरता आ गई। ये याशा जीनियस अत्यंत शक्तिशाली थे और सामान्य समान स्तर के योद्धाओं से कहीं अधिक प्रबल। डिवाइन एम्परर डबल को तो शिवम संभाल सकता था, पर डिवाइन एम्परर ट्रिपल के सामने शिवम का हारना तय था। लेकिन शिवम के पास ट्रम्प कार्ड्स थे। उसने सोचा और उसका बॉल वेपन बदलकर गाढ़ा आर्मर बन गया, जिसने पूरे शरीर को ढक लिया। शिवम अभी हमला करने ही वाला था कि अचानक एक गगनभेदी दहाड़ हुई और क्रोकोडाइल अनडेड भी अंदर घुस गया। उसकी आंखों में उग्र पागलपन था और उसने पागलों की तरह हमला शुरू कर दिया।
अनडेड किसी को लक्ष्य नहीं बनाता, जो भी सामने आता उस पर हमला कर देता। याशा ट्रिनिटी एम्पर लेवल प्रतिभाएं उसके सीधे सामने थीं, इसलिए वे ही उसका पहला निशाना बनी। वे भयभीत होकर रुक गए और अनडेड से लड़ने पर मजबूर हुए। उन्होंने तुरंत इवल स्पिरिट सील से अनडेड को दबाने की कोशिश की। एक भयंकर टक्कर हुई और अनडेड एक तरफ बने इवल सील पर जा टकराया, जिससे सील जोर से कांप उठा और उसे नियंत्रित करने वाला एक याशा प्रतिभावान पीछे धकेल दिया गया। इवल सील की शक्ति उतनी ही होती है जितने लोग उसे नियंत्रित कर रहे होते हैं। एक अकेला नियंत्रक उतनी शक्ति नहीं झेल सकता था। अनडेड भयंकर गर्जना करता रहा। उसने अपने सड़े हुए दांतों वाले विशाल मुंह से एक ही झटके में 2 याशा जीनियस को पकड़ लिया और कुछ ही पल में कई याशा प्रतिभाएं उसके द्वारा चीर फाड़ दी गईं। अन्य याशा तुरंत एक साथ हो गए और उन्होंने इवल सील्स को फिर से नियंत्रित कर अनडेड को दबाने की कोशिश की। तभी एक याशा जीनियस ने सभी को गुप्त ध्वनि संदेश भेजा, पीछे हटो, मिलकर सील को अंदर की ओर मोड़ो और इस अनडेड को उस मानव पर छोड़ दो। सभी याशा चुपचाप सहमत हो गए। वे पीछे हटे कब्र के एग्जिट को बंद किया और फिर सामूहिक रूप से तीनों इवल सील्स को सक्रिय किया। तीनों सेट्स के सील्स तेज सुनहरी रोशनी छोड़ते हुए कब्र के एग्जिट की दिशा से अनडेड पर दबाव डालने लगे। अनडेड उस ओर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और अंदर की ओर मुड़ा, ठीक वहां जहां शिवम था। अनडेड उग्रता से गरजता हुआ पहाड़ सी शक्ति लहराता शिवम की ओर झपटा। वह अनडेड अभी भी इतना शक्तिशाली था कि भले उसने पहले फ्लैश खो दी हो और उसकी शक्ति घट चुकी हो, फिर भी वह शिवम से कहीं ज्यादा ताकतवर था। शिवम ने उससे सीधा मुकाबला नहीं किया। उसने ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक का उपयोग किया और तुरंत पीछे हट गया। अनडेड उसका पीछा करने लगा। अंदर आओ, याशा प्रतिभाओं ने दहाड़ लगाई और तीनों इवल सील्स को नियंत्रित करते हुए अनडेड को शिवम की ओर धकेलने लगे। शिवम लगातार पीछे हटता रहा। जब वह एक खुली जगह पहुंचा तो अचानक वह मुड़ा और सीधे अनडेड की ओर लपका। अनडेड ने अपनी सड़ी हुई लंबी पूंछ को झटके से घुमाया, जिससे पूरा शून्य फट गया और शक्ति का विस्फोट हुआ। शिवम ने अपना सिल्वर स्पेयर, जो बॉल से बना था, घुमाया और वार किया। शिवम ने गेंद से बनी हुई सिल्वर भाला घुमाई और जोर से वार किया। सिल्वर भाला अचानक विशाल हो उठा और म फायर अच जैसे अनडेड की पूंछ से जोरदार टकराया। एक भयंकर धमाका हुआ। शिवम को एक विशाल शक्ति का एहसास हुआ जो मानो पर्वतों और महासागर की धाराओं की तरह उसकी ओर उमड़ कर आए और उसका शरीर बुरी तरह झटका खाकर उड़ गया। टकराव के क्षण उसने अपने शरीर का कोण बदल दिया था, इसलिए वह जिस दिशा में उछला वह ठीक याशा जाति के जीनियस की ओर थी। इस वार से शिवम की बांह की हड्डियां चटक गईं। ये क्रोकोडाइल अनडेड अत्यंत प्रबल था। गेंद की शक्ति के सहारे भी वह उसे पूरी तरह रोक नहीं सकता था। याशा जाति के जीनियस तो बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे यदि उनके पास इवल स्पिरिट सील न होता, परंतु शिवम की पुनर्स्थापन शक्ति अत्यंत प्रबल थी। हवा में उड़ते हुए उसकी कोशिकाओं से निरंतर ऊर्जा प्रवाहित हुई और कुछ ही सांसों में उसकी बांह पूरी तरह ठीक हो गई। मार डालो इसे। शिवम को अपनी ओर छलांग लगाते देख याशा जाति के जीनियस क्रोधित हो उठे और उसकी ओर टूट पड़े। वे इवल स्पिरिट सील का प्रयोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि वह सील केवल अनडेड जैसे दुष्ट प्राणियों पर प्रभावी होता है, सामान्य जीवों पर नहीं। शिवम ने लगातार सिल्वर भाला घुमाते हुए उन सभी हमलों को तोड़ दिया जो उसकी जान लेने के लिए किए गए थे। यह इवल स्पिरिट सील काफी अच्छा है, शायद मैं भी इसका उपयोग कर पाऊं। एक सेट तो काम में आ ही सकता है। शिवम की आंखें चमक उठीं और वह अचानक सीधे उस याशा जीनियस की ओर झपटा जो डिवाइन एम्परर ट्रिपल स्तर का था और जिसके पास एक पूरा इवल सील का सेट था। मारो! उस डिवाइन एम्परर ट्रिपल जीनियस ने पूरी शक्ति से हमला किया। उसके आसपास कम से कम 30 याशा जीनियस मौजूद थे और उन्होंने मिलकर एक भयानक शक्तिलहर उत्पन्न कर दी। लेकिन गेंद डिवाइन एम्परर 4 स्टेज तक विकसित हो चुकी थी और उससे बने सिल्वर भाले की शक्ति असाधारण थी। शिवम सिल्वर बिजली की तरह उन हमलों में घुसा और उन्हें चीरता चला गया। वह एक चमकती रेखा बनकर डिवाइन एम्परर ट्रिपल वाले उस अहंकारी याशा तक पहुंचा। याशा का चेहरा भय से विकृत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवम इतना शक्तिशाली होगा। वह पागलों की तरह पीछे हटने लगा, पर शिवम और तेज था। उसका सिल्वर भाला लगातार वार करता रहा और याशा जीनियस बच भी नहीं सका। अंततः उसने पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया, पर शिवम के प्रहार को वह रोक नहीं पाया। ये प्रहार डिवाइन एम्परर 6 फोल्ड के योद्धा को भी चकनाचूर कर सकता था, तो ऐसे में उसके बचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। और उसके पास कोई विशाल किलर वेपन भी नहीं था। रूपाली का ब्लड एल्फ किंग बो हो या नकुल का हाफ कट शूरर स्वॉर्ड, ये हथियार सभी की पहुंच में नहीं होते।
ऐसी डिवाइन वेपन्स को नियंत्रित करने के लिए अत्यंत कठोर शर्तें और अनुकूलता चाहिए। शिवम वायु बीड इसलिए उपयोग कर सकता है क्योंकि उसने ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक साधी है। आइस मिस्ट्री स्टिक इसलिए उपयोग कर सकता है क्योंकि उसने इंस्क्रिप्शन शक्ति से किसी तरह उसे रिफाइन किया है। वही बात रूपाली के ब्लड एल्फ किंग बो नकुल की शूलवो स्वॉर्ड और अशोका की रिस्टी आयन स्वॉर्ड पर लागू होती है। इन हथियारों को कमजोरी के स्तर पर नियंत्रित करना लगभग असंभव है। ब्रह्मांड में ऐसे योद्धा बहुत कम हैं। याशा जाति के जीनियस ऐसे नहीं थे। एक झटके में डिवाइन एम्परर ट्रिपल वाला याशा जीनियस भाले से भेद दिया गया। उसकी आत्मा नष्ट हो गई और वह वहीं मरकर गिर पड़ा। उसके मरते ही ईवल सील का सेट अपने आप सामान्य होकर 18 साधारण ताबीजों में बदल गया और हवा में लटक गया। शिवम ने तुरंत उन्हें इकट्ठा कर लिया। बाकी याशा जीनियस शिवम की शक्ति देखकर कांप उठे और उसके सामने लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। वे सब पीछे हटकर भागने लगे। शिवम बिना रुके आगे बढ़ा और किसी रुकावट के बिना उस विशाल कब्र से बाहर निकल गया। याशा जाति के जीनियस केवल उसे भागते देख दांत पीसते रह गए। धतेरे की यह आदमी है कौन? वे चिल्ला उठे। पता नहीं, ये तो सिर्फ क्वाजी एम्परर स्तर का है, लेकिन इतनी शक्ति। शीर्ष 100 एम्परर सूची में ऐसा कोई नाम नहीं। फैंटेसी जेड में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा। वे एक दूसरे से चर्चा करने लगे। वे शिवम को पहचान ही नहीं सकते थे क्योंकि शिवम ने पहले ही अपना रूप बदल लिया था और वे कभी उससे मिले भी नहीं थे। इस तरह शिवम ने आसानी से अपने दुश्मनों से बचाव कर लिया। कब्र से बाहर निकलते ही वह तेजी से दूर चला गया और जल्द ही एक निर्जन स्थान पर पहुंचकर रुका। उसने अपनी स्टोरेज रिंग निकाली जिसमें वह डार्क एनर्जी था। शिवम ने तुरंत उसकी जांच शुरू की। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, डार्क बाहर निकला और इंस्क्रिप्शन शक्ति से घिर गया। नहीं, इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। शिवम ने गहरी निगाह से देखा और उसका चेहरा उतर गया। ये डार्क एनर्जी निर्जीव था। इसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं थी। इनकी शर्त स्पष्ट थी कि डार्क एनर्जी स्पिरिचुअल होना चाहिए और यह बिल्कुल अपात्र था। डार्क एनर्जी तभी स्पिरिचुअल बनता है जब इन शक्ति अत्यधिक घनी हो। यह वाली बहुत साधारण है, बोन डेमन ने भी कहा। शिवम निराश हो गया। ये सामान्य डार्क उसके किसी काम का नहीं था। इतनी मेहनत, इतना खतरा और परिणाम शून्य। लगता है कि एक स्पिरिचुअल डार्क पाना वाकई आसान नहीं है। शिवम ने आह भरी। बोन डेमन बोला, इनकी शर्तें आसान कैसे हो सकती हैं? पर चिंता मत करो, ये भूमि यिन शक्ति का विशाल केंद्र है। यहाँ जरूर स्पिरिचुअल मिलेगा। शिवम ने कुछ शब्द बुदबुदाए उस भयानक दुष्ट आत्माओं की दानवी आभा को समेट लिया और फिर 18 ईवल साइंस बाहर निकाले। ये 18 पवित्र रून सीलें सुनहरे दिव्य जैड से बनी थीं, जिन पर बारीक रून खुदे हुए थे और वे अत्यंत रहस्यमयी लग रही थीं। यह ईवल साइंस का सेट बाजार में अत्यंत मूल्यवान था और इसकी कीमत चौंका देने वाली थी। इसका मुख्य कारण ये था कि इसके लिए आवश्यक सामग्री दुर्लभ थी और इसका निर्माण भी बहुत कठिन था। अन्यथा डार्क के जीनियस में 100 से भी अधिक लोग होते हुए भी केवल 3 सेट नहीं बल्कि कई सेट होते। शिवम ने कर्स पावर का उपयोग करते हुए डार्क ट्राइब के जीनियस द्वारा छोड़ा गया निशान मिटा दिया और फिर कर्स पावर डालकर उन्हें रिफाइन करने लगा। कर्स पावर की मदद से रिफाइन करना बेहद आसान था और 1 घंटे के भीतर शिवम ने उन्हें पूरी तरह रिफाइन कर लिया। जैसे ही उसने मन में सोचा, 18 जेंसिंग सील्स आकाश में उठ गए और चमकदार सुनहरी रोशनी फैलाने लगे। शिवम ने थोड़ी देर उन्हें परखा और फिर उन्हें तुरंत समेट लिया ताकि दूसरों का ध्यान न आकर्षित हो। उसके बाद शिवम सभी कब्रों की भूमि के भीतर गहराई में उड़ता चला गया। रास्ते में उसे डार्क के लोग बार बार दिखाई दिए। ये डार्क के जीनियस जब भी देखते कि शिवम मानव जाति का है तो उस पर हमला कर देते। कुछ को शिवम ने मार डाला और कुछ भागने में सफल रहे। इसी दौरान शिवम ने कुछ अत्यंत भयावह कब्रों को भी देखा। कई कब्रों से दहाड़ें निकल रही थीं जो बेहद डरावनी थीं। कुछ डार्क के जीनियस ने उन्हें छेड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सीधे ही उन कब्रों में मौजूद अनडेड द्वारा मार दिए गए। यहाँ तक कि दुष्ट यिन भी उन्हें रोक नहीं सका। वे अनडेड इतने भयानक थे कि शिवम ने वहां सोचने भर की भी हिम्मत नहीं की और दूर निकल गया। कुछ दिनों बाद शिवम सभी कब्रों की भूमि के कोर क्षेत्र के पास पहुंच रहा था। तभी वह रुक गया क्योंकि उसने सामने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसके आगे 9 विशाल कब्रें एक वृत्त की तरह आपस में जुड़ी हुई खड़ी थीं। हर एक कब्र अत्यंत विशाल, पर्वत सी ऊंची और अत्यंत प्राचीन दिख रही थी। 9 कब्रें मिलकर अनंत ईवल एनर्जी को खींच रही थीं और वहां का काला धुंधलापन आकाश को ढंक रहा था। शिवम आश्चर्य से बोला, ये जगह वाकई बहुत भयानक है। यहाँ पर तो निश्चित रूप से स्पिरिचुअल यिन पैदा हो सकता है।
वह सोचने लगा कि अंदर जाकर खोज की जाए या नहीं, क्योंकि ऐसी जगह पर अत्यंत खतरनाक अनडेड भी हो सकते हैं। अचानक शिवम चौंक गया क्योंकि उसने आगे कुछ आकृतियां देखी। वे डार्क के जीनियस थे। उसने सोचा कि डार्क ट्राइब पहले से ही इस जगह पर निगरानी कर रही है। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपनी आभा छिपाई और चुपचाप उनकी ओर बढ़ने लगा। यहाँ की ईवल एनर्जी इतनी सघन थी कि लगभग ठोस धुएं की तरह दिखाई दे रही थी और उसमें छिपना आसान था। जल्द ही शिवम 9 कब्रों के पास पहुंच गया और फिर रुक गया, क्योंकि उसके एहसास ने बता दिया था कि वहां बहुत बड़ी संख्या में डार्क मौजूद थे। काले ईवल एनर्जी के बीच से उसने महसूस किया कि वहां कम से कम हजारों डार्क थे। वे कुछ चर्चा कर रहे थे। शिवम ने ध्यान लगाया और आवाजें उसके कानों में आने लगीं। उनमें से एक कह रहा था, जांच में स्पष्ट हो गया है कि यहाँ 9 स्ट्रैंड्स ऑफ ईवल एनर्जी हैं जो इन 9 कब्रों के मध्य एकत्र हो रही है, लेकिन वहाँ 6 अनडेड पहरेदार हैं। किसी ने पूछा, 6 अनडेड? उनकी शक्ति कितनी है? एक और गंभीर आवाज आई, बहुत मजबूत है लेकिन अत्यधिक नहीं। हमारे पास यहाँ 36 ईवल साइंस हैं और यदि हम एक साथ 6 अनडेड से भिड़ें तो मुश्किल होगी, लेकिन हम एक एक को बाहर निकाल सकते हैं। पहले किसी एक अनडेड को बाहर खींचो और फिर सारी शक्ति उस पर केंद्रित कर उसे नष्ट करो, फिर दूसरे को बुलाओ। ऐसे करते करते अंत में सभी 6 को खत्म कर सकते हैं। फिर किसी ने पूछा कि अनडेड को बाहर कैसे निकाला जाए और यह काम करेगा कौन? सभी याक्षा कुछ देर के लिए शांत हो गए, क्योंकि यह काम करना लगभग मौत को बुलाना था। फिर एक ठंडी आवाज आई, यह आसान है। हमने जो गोल्डन के लोग पकड़े हैं उन्हें इसी काम में इस्तेमाल करेंगे। बाकी भी हंसे और सहमत हुए। उन्होंने कहा कि गोल्डन ट्राइब के लोग खुद मौत ढूंढ रहे हैं, अब उन्हें अनडेड को खींचने में लगा दिया जाए। इसके बाद वे सब काम में लग गए। दूर खड़ा शिवम ये सब सोचने लगा। डार्क और गोल्डन दोनों ही इस लैंड ऑफ ग्राव्स में प्रवेश करते थे और बीच में लड़ाई भी होती थी। लगता है डार्क ने गोल्डन के कुछ लोगों को पकड़ लिया था और अब उनका उपयोग कर रहे थे। शिवम ने चुपचाप इंतजार किया। अधिक देर नहीं लगी, अचानक तेज दहाड़ें गूंज उठी। 9 कब्रों के मध्य से भयंकर गर्जन फट पड़ा, मानो आकाश फट जाए। समुद्र सी भारी ईवल एनर्जी बाहर उफन पड़ी। जल्दी करो टाउन ईवल मार्क्स को सक्रिय करो, रोक दो इसे। ऐसी चीखें गूंजी और फिर तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। दूर से शिवम ने देखा कि 36 सुनहरी रोशनियां ईवल एनर्जी को पिघलाती जा रही थीं, जैसे आइस आग से पिघलती है। यिन हट गया और दृश्य साफ हो गया। सामने हजारों डार्क एक विशाल मृतवाना अनडेड से लड़ रहे थे। वो 100 मीटर से भी ऊंचा खड़ा दहाड़ रहा था और डार्क के जीनियस से भिड़ रहा था। यह अनडेड अत्यंत भयानक था, पिछले क्रोकोडाइल अनडेड से कई गुना अधिक ताकतवर। 36 ईवल सील्स उसे लगातार दबाए हुए थे, लेकिन फिर भी वह उनसे टकरा रहा था। हर प्रहार पर ईवल सील्स कांपते, लेकिन हर प्रहार पर उसकी हड्डियां और मांसकर्स गोल्डन लाइट से चक-चक की आवाज करते हुए गलने लगती थीं। हर बार थोड़ी थोड़ी गलन उसके शरीर को कमजोर कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ वह विशाल अनडेड कमजोर होता गया और 36 ईवल सील्स उसे पूरी तरह घेर कर लगातार दबाव बनाए हुए थे, जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। ड्रैगन लॉर्ड सीरीज़ का एपिसोड बाकी शाम तक अपलोड होगा। एक अभी अपलोड हो रहा है, बाकी 7, 8, 9 बजे तक बाकी 2 एपिसोड आ जाएंगे और सारे स्टोरीज़ के एपिसोड आएंगे। न्यू सीरीज़ हम लोग ने अपलोड कर दिया है, लिंक कम्युनिटी टैब में प्रोवाइड की गई है। नाम है फोर्स्ड वीक हस्बैंड, माई फोर्स्ड वीक हस्बैंड नाम है इसका। लिंक हम लोग ने कम्युनिटी टैब में डाला हुआ है। शैडो FM चैनल पर अपलोड किया गया है, हमारा ही चैनल है। और ये रेगुलर 1 घंटे का एपिसोड इसका आता रहेगा डेली। कल मंडे है और मैं कल सबके एपिसोड यूट्यूब पे डालूँगा। आपको इसमें बाकी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा कैसे क्या करना है। कल ज्वाइन कर लो, आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। सागा सीरीज़ ऐप है, SAGASERIESE स्पेलिंग है, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखो। बाकी मैं बता दूँगा कहाँ से कैसे अपलोडिंग है। सारे सीरीज़ के एपिसोड वहीं पर आपको देखने को मिला करेंगे और यूट्यूब पे भी आते रहेंगे। यूट्यूब पे जैसे मैं डालता हूँ वैसे ही आएंगे, बट वहाँ पर आपको विदाउट मिसिंग बैक टू बैक अपलोडिंग होती रहेंगी। 2-2, 3-3 एपिसोड में डालता रहूँगा। नया ऐप है इसलिए बाकी सीरीज़ के भी एपिसोड आपको नई मिल जाएगी। सीरीज़ मैरिड टू ड्रैगन प्रिंस से मिल जाएगी और 2 सीरीज़ और नई वो मिल जाएंगी।